नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आप सभी का आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक इम्पोर्टेंट सेशन, एक महत्वपूर्ण सेशन लेने वाले हैं, आप सभी को पता चल गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में क्लास आपके कमेंट स्टार्ट कर देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। वैश्विक सामरिक दृष्टिकोण, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज। यस, आ जाइए सभी लोग लाइव, काफ़ी लोग लाइव आए हैं। जो भी लाइव आए हैं कमेंट करके बता दीजिए सब कुछ ठीक है। ऑल राइट, अतुल जैन गुड इवनिंग। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बता दीजिए। 1 मिनट में बस स्टार्ट कर रहे हैं। एक शानदार सेशन हम लेने वाले हैं आज। यस, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज का नाम आपने सुना है, भू सामरिक दृष्टिकोण। ठीक है, भू सामरिक दृष्टिकोण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, क्यों महत्वपूर्ण होता है, सामरिकता क्या होती है, फिर हम मैकेंडर की थ्योरी पे आते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, और शानदार सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और हमारे लिए कितना सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो ज्योग्राफी चाहे कैसी भी हो, पूरी ज्योग्राफी में ये सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, कमेंट करके बताइए। मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कभी का मतलब अक्टूबर में भी हो सकता है और जनवरी में भी जा सकता है। तो हमें जो तैयारी करनी है अक्टूबर को मान के करनी है, राइट। बहुत मेहनत करनी है, जितना मतलब ये कहे ना कि ये मान लीजिए मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है, ये इस दृष्टिकोण के साथ, इस अप्रोच के साथ आप तैयारी कीजिए कि बस मैं लास्ट एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। इसमें किसी भी रूप में 150 सीटें हैं, मुझे अपनी एक सीट लेनी है, केवल एक सीट मुझे अर्जित करनी है, हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरी जो सारी चीज़ें हैं, मेरी सारी दिक्कतें हैं, सारी समस्याएं हैं, उन सब का किसी भी रूप में मैं मैनेज करके, समाधान करके मुझे किसी भी रूप में अपनी ये एक पोस्ट लेनी है। ठीक है, तो इस एक मनोवृत्ति के साथ आपको तैयारी करनी है, इस एटीट्यूड के साथ तैयारी करनी है। सर बस 5 मिनट ही हुई है। अतुल जैन क्या पूछ रहे हैं, 5 यूनिट ही हुई है, हो जाएगी, चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, ये तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कम से कम मैं कहूँ कि एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आपका कोर्स हो जाएगा, चाहे एग्ज़ाम अगस्त में ही क्यों ना हो, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अपने यहाँ पे देखो, वैश्विक सामरिक दृष्टिकोण, इसकी बात करते हैं। अगर हम वैश्विक सामरिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैश्विक सामरिक दृष्टिकोण में दोस्तों 2 शब्द आता है। एक है वैश्विक, तो वैश्विक का अर्थ आपको समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे सामरिक की बात करते हैं और सामरिक के आगे कभी क्या लग जाता है, भू शब्द लग जाता है। तो यहाँ पे भू प्लस सामरिक, एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है जियो स्ट्रेटेजिक, राइट। सामरिक जो होता है ये क्या है, एक स्थिति है, मतलब इसको हम या कहें कि एक कोई तत्व है। सामरिकता का मतलब होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कोई भी राष्ट्र है उसकी ऐसी अवस्थिति, उसकी ऐसी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समीकरण जो किसी ना किसी रूप में उस राष्ट्र को शक्तिशाली होने में सहायक साबित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामरिकता कहते हैं। लेकिन जब उसमें केवल भौगोलिक तत्व जुड़ जाते हैं, जब उसमें क्या, कौन से तत्व जुड़ जाते हैं, भौगोलिक वातावरण या भौगोलिक तत्व जुड़ जाते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इसमें लागू हो जाते हैं, भौगोलिक तत्व जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये भू सामरिक बन जाता है, जियो स्ट्रेटेजिक बन जाता है, राइट। अब भौगोलिक तत्वों में यहाँ पे क्या क्या आएगा, भौगोलिक तत्वों में सीधा सीधा है, अगर हम देखें भौगोलिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, अरे ये क्या हुआ, देखिए भौगोलिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकेशन, अवस्थिति, राइट। किसी भी स्थान की अवस्थिति है वो उसको ज्योग्राफिकल फैक्टर से, वो जियो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत अधिक उसकी महत्व दर्शाती है या महत्व बनाती है। तो कोई भी राष्ट्र है उसकी लोकेशन कैसी है, तटीय लोकेशन है, आंतरिक लोकेशन है, या उसकी लोकेशन मान लो ध्रुवों के पास है या मिड बेसिन में है, कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी लोकेशन है, उस लोकेशन के आधार पर उस राष्ट्र की क्या होती है, शक्ति का निर्धारण होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम आगे देखें
इसके अलावा पॉइंट, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है क्लाइमेट, क्या है, जलवायु। तो आपने देखा होगा कि सबसे बेहतर जो जलवायु होता है वो समशीतोष्ण प्रदेश होता है, और समशीतोष्ण प्रदेश में अधिकांशतः यूरोप की जनसंख्या रहती है या ब्रिटेन वगैरह ये बेल्ट आता है। तो इस बेल्ट की मानव के लिए सबसे रहने योग्य, सबसे मतलब उपयुक्त जलवायु कौन सी मानी जाती है, यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु मानी जाती है। तो यूरोप इसलिए शक्तिशाली ऐतिहासिक दृष्टि से भी रहा है, तो उसकी भू सामरिकता अच्छी रही है, राइट। तो वहाँ की अवस्थिति, वहाँ की जलवायु, फिर वहाँ के हम कहें कि तटीय मतलब तटीय, हालांकि वो स्थिति तटीय में आ जाएगा। इसके अलावा है वहाँ के संसाधन, रिसोर्सेज, ठीक है, संसाधन और अन्य भौगोलिक कारक, ठीक है, पर्वतीय स्थिति है, नदीय स्थिति है, अन्य भौगोलिक कारक इसमें आ जाते हैं, अन्य में आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो कारक है, ये कारक, भौगोलिक कारक किसी भी राष्ट्र को, उसको किसी भी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, किसी भी राष्ट्र की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके लिए वो महत्वपूर्ण साबित होते हैं, और पूरे विश्व में उसको एक, हम कहते हैं ना, प्रिविलेज स्थिति महसूस करवाते हैं, या उसको एक विशेष स्पेशल स्थिति के रूप में वो फायदेमंद होती है, सहायक साबित होती है वैश्विक दृष्टिकोण से, वैश्विक संबंधों के दृष्टिकोण से। तो उसको हम क्या कहेंगे, भू सामरिकता कहेंगे, राइट। तो उसको हम यहाँ पर भू सामरिकता कहेंगे। आप सभी को नमस्कार, आ जाइए, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, ठीक है। उसको हम भू सामरिकता कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केवल जो सामरिकता है, इस सामरिकता में क्या आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सारी चीजें आ जाती है सामरिकता में। और जब भू साथ में लग जाता है तो उसमें भौगोलिक तत्वों का कारक रहता है। केवल अगर हम सामरिकता की बात करें, देखिए आगे चलते हैं। केवल सामरिकता का अर्थ समझ गए कि कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में सहायक कारक क्या होता है, बताइए। सामरिकता होती है, चाहे वो लोकेशन हो सकती है, कोई तत्व हो सकता है, कोई ज्योग्राफिकल, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, कोई भी हो सकता है। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे उदाहरण दूं तो आपने देखा होगा भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है योगा, योग। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर पूरे विश्व में इसको सॉफ्ट पावर के रूप में क्या किया है, यूज किया है। किस रूप में किया है, पूरे विश्व में भारत ने इसको सॉफ्ट पावर के रूप में काम लिया है। ये एक हमारी एक अलग सांस्कृतिक शक्ति है जो सामरिकता में हम इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सामरिकता में सारे तत्व आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जब हमने पहले ही पढ़ा है कि जब इसमें भू जुड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक पावर कहते हैं, तो उसमें अवस्थिति, लोकेशन, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, तटीय अवस्थिति, संसाधन, ये सारी तत्व आ जाते हैं जो उस राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करते हैं, वहाँ के शक्ति संतुलन को मजबूत करते हैं। पूरे उस राष्ट्र को वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ सेट होगा, वो उसकी जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक व्यूज या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के आधार पर वो डिसाइड होता है। ऑल राइट। यहाँ पे सामरिकता का महत्व क्या है कि जो सामरिक तत्व होते हैं, जो सामरिक कारक होते हैं, ठीक है, या जो भू सामरिक कारक होते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक कारक होते हैं, या जियो पॉलिटिक्स होती है, कि वो सारे कारक किस प्रकार, किस रूप में उस राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय नीति को, उस राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, उस राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, उस राष्ट्र के अन्य कूटनीतिक जो नीतियाँ होती है उनको किस प्रकार सहायक साबित होती है, प्रभावित करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सामरिकता का। उस दृष्टि से सामरिकता का उस राष्ट्र के लिए महत्व होता है। तो सामरिकता का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो सिंपल है ये चीज़ें कि एक वैश्विक सामरिक दृष्टिकोण। अब यहाँ पर क्या है कि स्थल शक्ति ज़्यादा मजबूत है, वो सामरिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत है, या वायु शक्ति सामरिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत है, या जो हमारी नौसेना होती है समुद्री शक्ति सामरिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीज़ों पर गौर किया गया, तो इसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण आए, व्यूज आए, अलग अलग लोगों ने अपने सिद्धांत रखे, और समय के साथ इन सब की महत्व आता गया। एक समय ऐसा था जहाँ पर समुद्री शक्ति बहुत अधिक प्रभावी थी, एक समय ऐसा आया जहाँ पर थल शक्ति अधिक प्रभावी हुई, मजबूत हुई, और एक समय अभी वर्तमान में ऐसा है कि वहाँ पर वायु शक्ति प्रभावी हुई, और आगे जाने के बाद ऐसा लगा कि ये तीनों ही शक्तियाँ अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण हैं। अगर निष्कर्ष के रूप में हम कंक्लूजन के रूप में निकालें कि हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर क्या चीज़ें आएगी, निष्कर्ष यही आएगा कि तीनों ही शक्तियाँ, तीनों ही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं, राइट। तीनों ही शक्तियाँ,
अलग अलग लोगों ने दी है। तीनों ही शक्तियाँ क्या है निष्कर्ष के रूप में अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। इन तीनों ही शक्तियों का अलग अलग काल में अलग अलग महत्व रहा है, राइट। अब देखते हैं कौन कौन से मेन अप्रोचेज है यहाँ पर सामरिकता के संबंधित विचारों की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से विचार सामरिकता से संबंधित दिए गए, तो यहाँ पर दो तरीके से चीज़ें हमें दिखती है अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें हम, ठीक है। मैं आपके कमेंट कम ले रहा हूँ चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, इसलिए मैं यूट्यूब पे लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत समझने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट है, फैक्चुअल जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, राइट। चलिए, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें कि जो जियोपॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है या ऐसे सामरिक कारक जो किसी ना किसी रूप से भौगोलिक तत्व जुड़कर, क्योंकि हम राजनीतिक और भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक और भूगोल दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती है तो इसमें राजनीति के साथ साथ जो भौगोलिक कारक होते हैं, भौगोलिक तत्व होते हैं, वो किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार राजनीति के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि पर्वत है तो वो राजनीति कैसे होगी वहाँ पर, कहीं नदी है तो वहाँ पर राजनीति कैसे होगी, उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है मूल रूप से कहाँ से होती है, भू राजनीति के रूप से होती है। और भू राजनीति का मूल कारक क्या है आप सभी को पता है, भू राजनीति का या हम सामरिक शक्ति का, इन दोनों का मूल कारक देखें तो वो क्या है, स्टेट, राज्य है। क्योंकि राज्य होगा तभी क्या होगी, राजनीति होगी, ठीक है। और राज्य किसके ऊपर स्थापित होगा, राज्य के तीन कारक हैं, आप सभी जानते हैं राज्य के तीन कारक हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक, सबसे बड़ा कारक क्या होता है, उसका क्षेत्र। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं वहाँ के मानव या इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है प्रशासनिक व्यवस्था या हम जिसको क्या कहते हैं, राजनीति, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था। ये जब तीनों चीजें मिल जाती है तो कोई क्षेत्र क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है, राइट। तो राज्य जो कहाँ पर प्रस्तावित होगा, राज्य कहाँ पर बनेगा, राज्य के लिए क्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए सबसे पहले। और क्षेत्र क्या, एक भौगोलिक कारक है, राइट। अब इस क्षेत्र पे रहने के लिए कुछ लोगों को लेबेंसरोम के रूप में निवास के लिए योग्य स्थान चाहिए, तो वहाँ पे इस लेबेंसरोम पर रहने योग्य स्थान पर वहाँ पर कुछ जनसंख्या होगी, राइट। उस जनसंख्या को फिर उस जनसंख्या को नियंत्रित तो करना पड़ेगा ना। जनसंख्या अराजकता के रूप में तो रहेगी नहीं, सब अपने नियमों से चल रही है। उस जनसंख्या को बांधे रखने के लिए उस क्षेत्र में एक प्रशासनिक ढांचा होगा, एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी। और इस प्रशासनिक व्यवस्था जब बन जाती है तो ये फिर इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, स्टेट बन जाता है, राइट। स्टेट बनता है। तो जब स्टेट बन जाता है तो फिर एक विचार आता है कि ये स्टेट जो है ये जीव के समान है। ये विचारधारा कौन देता है, रेडजेल कहता है। रेडजेल कहता है कि ये जो राज्य है ये जीव के समान है, इसने मतलब इसके भी क्या होता है, इसका शरीर होता है, इसकी सीमाएं होती है, इसका विस्तार होता है, एक मनुष्य की तरह छोटा होता है फिर ये बड़ा होता जाता है। तो इसकी भी आवश्यकता होती है, इसको भी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे राज्य बड़ा होता है, राज्य तभी बड़ा होगा जब वो अपने आसपास के एरिया के छोटे राज्यों को अपने साथ सम्मिलित करेगा, तभी वो जिंदा रह पाएगा, ठीक है। ये विचार कहाँ से निकल कर आता है इसको समझना है। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये विचार कहाँ से निकल कर आता है, ये विचार निकल कर आता है जो हमारा डार्विन है। डार्विन एक सिद्धांत देता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वशक्तिशाली होगा वही अस्तित्व में रहेगा, वही जीवित रहेगा। तो राइट, उसी डार्विन के विचार से कौन प्रभावित है, रेडजेल प्रभावित है। रेडजेल क्या कहता है, रेडजेल कहता है कि जो राज्य अपने अन्य राज्यों को अपने अधिग्रहण करेगा या जो राज्य अपना विस्तार करेगा वो ही सर्वशक्तिशाली होगा, वही जिंदा रहेगा, वही उसी का अस्तित्व रहेगा। क्योंकि जब राज्य अपना विस्तार नहीं करेगा तो वो वहां पर निवासित जनसंख्या के लिए भोजन कहां से लाएगा, संसाधन कहां से लाएगा, राइट। तो वहां से राज्य की संकल्पना निकल कर आती है और वहीं से भू राजनीति की शुरुआत होती है, राइट। उस भू राजनीति की शुरुआत का जो शब्दावली देता है वो कौन देता है, जेलन देता है कि भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स एग्जैक्ट शब्दावली कहां से आई है, ठीक है, वो जेलन देता है। उसके बाद में आता है कार्ल हाउसहोफर। कार्ल हाउसहोफर पूरा इसको विस्तृत आगे लेकर जाता है जर्मनी के लिए। कार्ल हाउसहोफर कौन है, एक सैन्य अधिकारी है जर्मनी का, ठीक है। ये भू राजनीति का क्या करता है, पूरा चीरफाड़ करता है, पूरा विश्लेषण करता है। और विश्लेषण किस लिए करता है, ताकि जर्मनी को खोई हुई उसकी प्रतिष्ठा वापस दिलाई जाए, या जर्मनी को जो हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, उस हार से वो बाहर निकलकर किस प्रकार जर्मनी वापस एक वर्ल्ड पावर के रूप में आ सके, राइट।
तो ये इसका मूल उद्देश्य अपना राष्ट्रवादिता, मतलब अपने राष्ट्र को वापस शक्तिशाली बनाना, इसके लिए ये इसने क्या किया, भू राजनीति को बहुत अधिक क्या किया, प्रभावी बनाया। तो इसको हमने डिटेल से पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। तो जो वैश्विक सामरिक दृष्टिकोण है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये इन 3 लोगों ने शुरुआत की है। डार्विन का से प्रभावित होकर भू राजनीति की एक संकल्पना, कॉन्सेप्ट आया। तो कुछ समय तक ये चलता रहा, लेकिन उसके साथ साथ में सामरिक दृष्टिकोण लोगों ने अपने अपने अलग अलग दिए कि सामरिक दृष्टिकोण में कौन सा क्षेत्र क्यों किस लिए शक्तिशाली होगा। राइट, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, राज्य को शक्तिशाली बनाना, कि स्टेट क्या होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। जब राज्य शक्तिशाली होगा तो वो क्या बनेगा, वर्ल्ड पावर बनेगा। तो इस राज्य को वर्ल्ड पावर बनाना है, ये भू राजनीति के माध्यम से बनाते हैं, ये सामरिक शक्तियों के माध्यम से बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम है, एटी महान का नाम है। ठीक है, एटी महान जो है ये भी एक अमेरिकी बहुत बड़ा सैन्य अधिकारी रहा है, वहाँ से सेना में बहुत बड़े पद से ये रिटायर हुआ है। राइट, तो ये जो सामरिक शक्ति में, सामुद्रिक शक्ति में एटी महान है, ये एटी महान कहता है कि जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इन्होंने राज किया, औपनिवेशिक राज किया। क्यों? क्योंकि इनके पास समुद्री शक्ति पर इनका प्रभाव था। इनके पास जो है समुद्री शक्ति के लिए सेना थी, समुद्री सेना थी, जिन्होंने पूरे विश्व को क्या बनाया, अपना उपनिवेश बनाया और पूरे विश्व पे राज किया। राइट, तो इस आधार पर यह कहता है कि जिस राष्ट्र के पास समुद्रिक शक्ति में, एटी महान क्या कहता है, जिस राष्ट्र के पास समुद्री सेना होगी, समुद्री शक्ति होगी, वही वर्ल्ड पावर बनेगा, वही शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एटी महान का हमने कॉन्सेप्ट आज क्लास में पढ़ा था, उसको फिर आप क्लास में जाके पूरा पढ़िएगा वापस। ठीक है, इसको और समझना है तो बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था कि एटी महान का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये एटी महान जो है ये कहता है कि जो उत्तरी अमेरिका है, मतलब उत्तरी अमेरिका में यूएसए है, ठीक है, यूएसए के पास क्या है, कोई बड़ा ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है जिससे उसको मुकाबला करना पड़े। तो यूएसए समुद्री शक्ति का प्रयोग करके, चूंकि यूएसए में अटलांटिक भी आता है तटीय सीमा में, और इधर प्रशांत महासागर भी आता है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक दोनों की सीमाएं लगती है, इसलिए यूएसए यहाँ पर क्या बन सकता है, समुद्री शक्ति का प्रयोग करके यूएसए वापस वर्ल्ड पावर बन सकता है। ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तो सब आपस में लड़ मर के मर गए। मतलब कुल मिला के ये कहता है एटी महान कि वो तो उनके पास में बड़े राज्य और हैं, तो आपस में वो संघर्ष करते हैं, लेकिन अमेरिका के पास में अमेरिका के जैसा ऐसा शक्तिशाली कोई दूसरा राष्ट्र है नहीं, तो उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो आसानी से अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाकर वर्ल्ड पावर बन सकता है, ऐसी बात कहता है एटी महान। और इस एटी महान की सलाह को वहां के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने लागू भी किया था, जिसको अपनाया था पॉलिसी के रूप में, भू राजनीति के रूप में, कूटनीति के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में हमने इसको देखा। राइट, अभी इसको यहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद में देखो स्थल शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहता है मैकेंडर। मैकेंडर कहता है कि अब खोजना था, जितने क्षेत्र खोज लिए, जितनी कोलंबस ने यात्रा करनी थी यात्रा कर ली, अब समुद्री शक्तियों का समय समाप्त हुआ, क्योंकि अब विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको खोजा जाना बाकी है। अब हमें, अब जो मतलब समुद्री शक्ति का समय समाप्त हुआ, अब जो बड़ी वैश्विक शक्ति बनेगी वो स्थल शक्ति है। मतलब समुद्री शक्तियों का समय गया, अब स्थल शक्ति, जो स्थल शक्ति पर राज करेगा वो विश्व पे राज करेगा। यहाँ पे कौन कह रहा है, मैकेंडर कह रहा है। तो ये स्थल शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। उसके बाद में देखो उपांत शक्ति, स्पाइकमैन का सिद्धांत है, रिमलैंड थ्योरी इसको कहते हैं। ये कहता है कि जो ऐसे राष्ट्र जिनका तट पर भी कब्जा है, जिनका समुद्र पर भी कब्जा है, मतलब समुद्र शक्ति और स्थल शक्ति दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, केवल स्थल शक्ति वाला शक्तिशाली नहीं बन सकता। तो ये उपांत शक्ति रिमलैंड की बात करता है, इसको भी हम देखेंगे। वायु शक्ति को मानता है सेवरस्की। सेवरस्की कहता है कि सब खत्म हो गया है, चाहे ऊपर से समुद्र हो चाहे ऊपर से स्थल हो, मिसाइल कहीं से भी आ सकती है। राइट, तो समुद्री शक्ति ये एयर पावर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है कि जिसके पास एयर पावर सबसे अधिक मजबूत होगी, वायुसेना जिसकी सबसे अधिक मजबूत होगी, वो वर्ल्ड पावर बनेगा। राइट, वो विश्व विजेता बनेगा। कौन कहता है, सेवरस्की कहता है। उसके बाद में जियो स्ट्रेटेजिक प्रदेश के बारे में बात करता है कोहन, ठीक है, जो मतलब भू सामरिक जो क्षेत्र है उनकी बात करता है। मैनिंग के विचार और होसन के विचार हार्टलैंड को लेकर ही है। ठीक है, तो ये सारे भू सामरिक शक्ति के दृष्टिकोण है, अप्रोचेज है, आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि वायु शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है, तो सेवरस्की ने माना है। ये सीधा सीधा डायरेक्ट छोटे बहुत शानदार, मतलब हम कहना बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हम तो बहुत डीप में जाके गोता लगा के आएंगे आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि थोड़ा सिलेबस लंबा है।
HPSC की तैयारी भी इसमें कवर हो जाएगी। बिल्कुल सुनील कुमार 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनीषा पुनिया कह रही है कि नेट ज्योग्राफी के लिए हर यूनिट पर मैराथन क्लास लेके आइए। बिल्कुल मनीषा लेके आ रहा हूँ मैं, 2-3 दिन में प्लान कर रहा हूँ, विद इन 2-3 डेज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सुनील हो जाएगी क्योंकि ज्योग्राफी सेम ही है, चाहे पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, जो ऑलमोस्ट ये ज्योग्राफी का सिलेबस है ये सेम ही रहता है। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस इतना बड़ा है कि वो सभी के लिए सभी कवर हो जाता है। जो MPPSC का एग्जाम होने वाला है वो कवर हो जाता है। UP PSC, उत्तराखंड PSC, पंजाब PSC, हरियाणा PSC और हिमाचल प्रदेश PSC, इन 5-6 राज्यों का तो मैंने सिलेबस अच्छे से देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इन सब का तो आराम से कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा सिस्टम है अपने भू राजनीति का और सामरिक शक्ति के दृष्टिकोण के विकास का, डेवलपमेंट का। आज हमारा जो मूल टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है हार्टलैंड। राइट, मूल टॉपिक क्या है अपना? हार्टलैंड, यहाँ पे जिसको हृदय स्थल सिद्धांत कहते हैं। ये जो सिद्धांत है ये विश्व में बहुत अधिक प्रभावी रहा है, बहुत अधिक रोमांचक रहा है, और लोगों में मतलब जो कूटनीतिकार होते हैं, जो रणनीतिकार होते हैं, ठीक है, जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं, उनके बीच में बहुत चर्चा का विषय रहा है कई सालों तक, और इसका प्रभाव भी रहा है और इसकी प्रासंगिकता भी रही है। लास्ट में जाके हम देखेंगे। अब होता क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है? इसका जो प्रतिपादक है वो है ब्रिटिश। ठीक है, मूल रूप से स्वीडिश है, लेकिन ब्रिटेन में आने के बाद ये ब्रिटिश हो गया। तो ब्रिटिश है, इसका नाम है H.J. मैकेंडर। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया? H.J. मैकेंडर ने किया। तो हार्टलैंड थ्योरी किसने दी है? मैकेंडर ने दी है। ये मूल रूप से ब्रिटिश भूगोलवेता, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में आया भी था कि ये राजनीतिक, ऐसा 2016 वाले एग्जाम आया था कि मैकेंडर है तो ये भूगोलवेता है, राजनीतिवेता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो मैंने अभी शायद पूरा देखा नहीं है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, इसका प्रतिपादन किसने किया। अब मैकेंडर है कौन? मैकेंडर ने कहाँ कहाँ कार्य किया? देखो, मैकेंडर जो है ये वास्तव में भूगोलवेता है और वास्तव में बहुत बड़ा एक शानदार मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है मैकेंडर, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया। ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर पे पद पर काम किया, ऑक्सफोर्ड में रीडर के रूप में काम किया, ब्रिटेन की संसद का मेंबर भी रहा है, पार्लियामेंट का जो है मेंबर भी रहा है, ये संसद सदस्य भी रहा है। राइट, तो इतना इसका डायनामिक जो है अप्रोच है, अध्ययन का क्षेत्र है। और अध्ययन के क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो इसने ऐतिहासिक भूगोल का गहन अध्ययन किया है। इसका मूल मान्यता भी है कि भूगोल इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से, मतलब इतिहास की ये भौगोलिक दृष्टि से व्याख्या करता है। राइट, अभी ये क्या क्या बातें करने वाला है, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, इन सारे का बीच का जो ये सिस्टम चला है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो कहीं ना कहीं इसकी बातें सारी सांचे में ढल जाती है, हम देखेंगे अभी। राइट, तो शुरुआत करते हैं। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र में ये कहता है कि जो इतिहास है, इतिहास का हमें अध्ययन करना है तो भौगोलिक दृष्टि से करना चाहिए। चूंकि ये भूगोलवेता है तो ये कहता है कि इतिहास जो है वो भूगोल के आधार पर डांस करता है, भूगोल के आधार पर नाचता है। मतलब इतिहास की जो घटनाक्रम सारी हुई है वो भूगोल से प्रेरित हुई है। मतलब कहीं तटीय स्थिति है तो तटीय स्थिति वहाँ पर इतिहास युद्ध करवा रही है। राइट, पूनम सिलाइज, गुड इवनिंग। चलिए, तो वहाँ पर घटनाक्रम कैसे हो रहा है, वहाँ कोई भी घटना है चाहे इतिहास की, कहीं युद्ध हुआ हो, कहीं राजनीति हुई हो, कहीं अतिक्रमण हुआ हो, मान लो कोई भी ऐतिहासिक घटनाक्रम है, उसका अध्ययन हमें ज्योग्राफी से ही लेना चाहिए। क्योंकि सारा इतिहास जो रचा गया है, जो सारा इतिहास में घटनाक्रम हुआ है वो भूगोल से प्रेरित होकर हुआ है। इसलिए ये भूगोल की ऐतिहासिक व्याख्या करता है, मतलब इतिहास की भौगोलिक व्याख्या करता है। इस रूप में इसको देखना है, और ये ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा भी जाता है कि जो, और इसकी आलोचना भी लास्ट में करते हैं कि सारे घटनाक्रम भूगोल से प्रभावित नहीं है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारे तत्वों से प्रभावित होता है। लास्ट में हम इसकी आलोचना भी करेंगे। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन क्षेत्र है, ऐतिहासिक भूगोल के गहन अध्ययन में ये खोकर अध्ययन करके फिर सारी चीज़ें ये क्या करता है, रचित करता है। ठीक है, ये कहता है कि समुद्री शक्तियों का अब समय गया है, क्योंकि जो भी हमें खोजना था, ये क्या कहता है कि जो भी हमें खोजना था, जो कोलंबस एरा है, मतलब उस पूरे खोजबीन के काल के को हम कोलंबस एरा कहते हैं, कि कोलंबस एरा अब समाप्त हो गया है। कोलंबस एरा में जो नए दुनिया के राष्ट्र खोजे गए थे वो अब खोज लिए हैं। अब वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको खोजा जाना बाकी है। ठीक है, वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको खोजा जाना बाकी है। तो यहाँ पर फिर ये कहता है कि अब समुद्री शक्तियों का समय गया, समुद्री शक्तियाँ अब हावी नहीं हो सकती। अब जो स्थल क्षेत्र पर
जो पुरानी दुनिया है उस पुरानी दुनिया को ये कहता है यूरोप, यूरो अफ्रीशिया कहता है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इन तीनों का एक ऐसा सेंटर है जहां पर इस क्षेत्र पर जो राज करेगा वही विश्व विजेता बनेगा, राइट। तो अब इसकी शुरुआत कैसे होती है उसको आगे देखते हैं। इसके प्रमुख पुस्तक और प्रपत्र है 1902 में ये ब्रिटिश सी एंड ब्रिटिश ये किताब लिखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी इसकी किताब आती है। इसमें ये इतिहास की भौगोलिक व्याख्या करता है। याद रखिएगा इसकी इतिहास, सीधा सीधा ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ भी है नेट में और अदर एग्जाम में आया हुआ है कि मैकेंडर ने इतिहास की भौगोलिक व्याख्या किस पुस्तक में की है। तो आप 2-3 बुकें तो ये नीचे वाली रटते हो लेकिन ये नहीं याद करते। तो ये ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, ठीक है, इसमें ये इतिहास की भौगोलिक व्याख्या करता है और ब्रिटिश सी और ब्रिटेन की जो इसका इतिहास रहा है उसके आधार पर ये अध्ययन करता है। उसके बाद में है द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री 1904 में, जहाँ पर ये अपनी सिद्धांत की, हार्टलैंड के सिद्धांत की नींव रखता है, राइट। उसके बाद में है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919 में आती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये देखता है कि मेरा जो सिद्धांत दिया हुआ है वास्तव में वो सफल हो रहा है, उसकी सार्थकता, उसकी प्रासंगिकता साबित हो रही है जर्मनी की हार से, ठीक है, रशिया की और शक्तिशाली होने से। तो उस समय ये नई बुक लिखता है। और उसके बाद में 2nd वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद में ये किताब और लिखता है उस समय कि उस समय के घटनाक्रम से प्रेरित होकर। इसका नाम है द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस में मिडलैंड बेसिन की संकल्पना देता है। अभी इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैकेंडर का एक परिचय, इसका अध्ययन क्षेत्र और ये पुस्तकें आपको याद करनी है। इस स्लाइड से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है और मुख्य रूप से किससे आता है, इन चारों चीज़ों से आता है। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी में भूगोल, इतिहास की भौगोलिक व्याख्या करता है। नंबर 2 द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री में अपने सिद्धांत की नींव रखता है। तीसरा है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919 में ये मूल हार्टलैंड को प्रेरित करता है या इस पीवट एरिया जो दूरी क्षेत्र होता है उसका विस्तार करता है। और चौथा क्या है, द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, इसमें क्या करता है, मिडलैंड बेसिन की संकल्पना रखता है। अब जो मैंने तीनों चीज़ें इस बुक के साथ बताई है ये अभी आपके समझ में नहीं आएगी, जब हम आगे बढ़ेंगे अब समझ में आएगी कैसे ये सिद्धांत आगे बढ़ता है, ठीक है। अब इस सिद्धांत की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सिद्धांत कैसा है। हम इस सिद्धांत के बारे में क्या कह सकते हैं कि जो मैकेंडर की थ्योरी है ये कैसी है। मतलब जैसे हमने केंद्रीय स्थल सिद्धांत पढ़ा तो उसके बारे में हमने क्या कहा कि केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्या है, नियतिवादी है, पूर्व घोषणाकारी है। तो वैसा ही ये सिद्धांत क्या है, नियतिवादी है। ये सिद्धांत भी पूर्व घोषणाकारी है। ये कहता है कि आने वाले भविष्य में ये जो क्षेत्र है जिसको इसने धुरी क्षेत्र कहा, पीवट एरिया कहा, 1919 में इसको हार्टलैंड कहा, कि ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये अभेद्य किला होगा जिसको कोई भेद नहीं सकता है। तो इस प्रकार ये पहले ही क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि भविष्य की घोषणा कर रहा है कि ये क्षेत्र सबसे अधिक शक्तिशाली होगा और इस क्षेत्र पर कोई राज करेगा तो वो विश्व विजेता बनेगा। तो ये क्या हो गई, नियतिवादी हो गई, ठीक है, पूर्व घोषणाकारी ये मॉडल हो गया। तो ध्यान रखिएगा जिसका हम क्या करते हैं, आलोचना भी करते हैं, ठीक है। चलिए तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स ज़्यादा आज नहीं लूँगा, एक लाइन आई है उसको ले लेता हूँ। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। क्या बात है मेरा गला खराब है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से एक एक तिनका उठाना पड़ता है। और चिड़िया ने कहा, ऐसा कुछ, ये लंबा चौड़ा और है, मेरा पढ़ा हुआ है पहले से। किसने लिखा है, विजेंद्र कुमार माली ने लिखा है कि जैसे चिड़िया मेहनत करती है एक एक तिनका लेकर, वैसे हमें ही मेहनत करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैकेंडर फिर क्या है, ये सिद्धांत नियतिवादी है, घोषणा करता है कि भविष्य में ऐसा होगा जो इस क्षेत्र पर राज करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, नियतिवादी और पूर्व घोषणाकारी मॉडल है। ये पूर्व घोषणाकारी मॉडल है और एक नियतिवादी दृष्टिकोण है। तो इस पूरे सिद्धांत का हम 2-3 लाइनों में अगर निचोड़ निकाल के कहें कि ये सिद्धांत है क्या, ठीक है, नेट के फर्स्ट पेपर की क्लास लगा दो, लगाएंगे, ठीक है। इस पूरे सिद्धांत के हम एक निचोड़ निकाल कर देखेंगे ये सिद्धांत है क्या। तो मैकेंडर का हार्टलैंड सिद्धांत भू राजनीतिक, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स की बात करता है। जियो स्ट्रेटेजिक है और जियो पॉलिटिक्स है। भू राजनीतिक, सामरिक शक्तियों के संघर्ष, तो विश्व में जो सामरिक शक्तियां हैं, जो सर्वाधिक प्रभावशाली शक्तियां थी, उनके बीच में संघर्ष को ये व्याख्या करता है। और विश्व में शक्ति संतुलन का अवस्थिति के साथ सुगम्यता, मतलब विश्व में शक्ति संतुलन और अवस्थिति, लोकेशन के साथ उसकी सुगम्यता के बारे में बात करता है कि शक्ति संतुलन कैसे होगा, कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा, उसकी बात करता है। संसाधनों के केंद्रीकरण की बात करता है और स्थानिक विश्लेषण पर आधारित मॉडल है। स्थानिक विश्लेषण का मतलब है स्थान विशेष को फोकस करके, ये हार्टलैंड क्षेत्र है, इसके चारों तरफ सारी गतिविधियां होगी,
ठीक है। इसके चारों तरफ सारी शक्तियों का केंद्रीकरण होगा और सारी शक्तियां इसकी तरफ भागेगी, क्योंकि थल शक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि थल शक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जल शक्ति, समुद्री शक्ति, ठीक है, स्थल शक्ति और समुद्री शक्ति में एक संघर्ष है। कौन कह रहा है यहाँ पर? मैकेंडर कह रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, स्थानिक विश्लेषण का है कि स्थान विशेष को बात करता है, एक क्षेत्र विशेष की बात करता है। इसमें ऐतिहासिक शक्ति संघर्ष का साक्ष्य भी दिया गया है। ये कहता है कि इतिहास में भी ऐसा हुआ है, यहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने, इसने क्या नाम दिया, मंगोल, तो मंगोलों को कोई जीत नहीं सका और मंगोलों ने काफ़ी जगह आक्रमण किए और वो शक्तिशाली बने रहे, ठीक है। और ये ऐसा क्षेत्र है जो मंगोलों से भी सुरक्षित रहा। ऐसी बात कौन कह रहा है? मैकेंडर कह रहा है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल देके भी इस चीज़ को हमें समझाता है। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं इस सिद्धांत की, मैकेंडर क्या क्या मान्यताएं मानता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैकेंडर जो है इतिहास की भौगोलिक व्याख्या करता है, जिसमें वो साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि ये क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, जो हार्टलैंड है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास की भौगोलिक व्याख्या करके वो समझाता है कि यहाँ पर मंगोलों ने और जो खानाबदोश जनजातियाँ थी वो सर्व शक्तिशाली रही और एक समय पूरे विश्व, मतलब पूरे यूरोप उससे, उन शक्तियों से आक्रांतित था। वो शक्तियाँ स्टेपी वाले एक गलियारा, स्टेपी मतलब ये मान लो हार्टलैंड है, इधर ये नीचे क्या है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, और ये यूराल पर्वत है। तो इस भाग से आने वाली जो शक्तियां थी, खानाबदोश जनजातियां थी, इस खानाबदोश जनजातियों से ये सारा यूरोप क्या रहा, आक्रांतित रहा, मतलब ये सारा यूरोप प्रभावित रहा। इन सब को ये मार पीट के वापस इस गलियारे से इस क्षेत्र में चले जाते थे। इसलिए ये हार्टलैंड क्या है, अभेद्य किला है। अभी देखेंगे इसके क्यों अभेद्य है और डिटेल से इसको देखेंगे, राइट। तो इतिहास की ये भौगोलिक व्याख्या करता है, ठीक है। और भूमि एवं जल शक्तियों के मध्य संघर्ष की बात करता है कि भूमि और जल शक्तियों के मध्य एक संघर्ष है। वो इसलिए है क्योंकि जल शक्ति है वो अब समाप्त हो चुकी है, अब थल शक्ति का समय आएगा। लेकिन जब थल शक्ति उभरेगी तो जो जल शक्ति है इस थल शक्ति को रोकने का प्रयास करेगी, आपस में एक संघर्ष होगा और वहाँ पर थल शक्ति अधिक विजयी बनेगी, राइट। तो इस प्रकार ये कहता है कि यहाँ पर दोनों के बीच में एक संघर्ष है और स्थल शक्ति जल शक्ति से अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। ये कहता है कि स्थल शक्ति, अब समुद्री शक्तियों का समय गया, स्थल शक्ति सबसे अधिक श्रेष्ठ की बात करता है। अवस्थिति स्वयं एक संसाधन है, अवस्थिति स्वयं एक संसाधन है। लोकेशन, मान लो हम कहते हैं ना, हमने ये देखा है जनरली कि मान लो कोई मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कोई कॉर्नर की दुकान होती है, ये कॉर्नर की दुकान है, राइट, ये कॉर्नर की दुकान है। तो इस कॉर्नर की दुकान का किराया या इस कॉर्नर की दुकान की रेट बहुत अधिक महंगी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है कि इसमें दो साइड से क्या लगती है, रोड लगती है, इधर से भी रोड लगती है, उधर से भी रोड लगती है, राइट। तो ये अवस्थिति है, लोकेशन ऐसी है कि अपने आप में वो महंगा हो गया। तो महंगा होना अपने काम में क्या है, रिसोर्स जनरेट कर रहा है, संसाधन है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैकेंडर कह रहा है कि विश्व में कोई भी ऐसी अवस्थिति है वो अपने आप में लोकेशन है जो सुरक्षित है, ठीक है। वो सुरक्षित होने के कारण से वो अपने आप में संसाधन है। तो ये कहता है कि हार्टलैंड जो पिवट थ्योरी है वो अपने आप में ही एक लोकेशन है जो चारों तरफ से क्या है, कई पहाड़ियों से घिरी हुई है और जिसको भेदा नहीं जा सकता है। सुगम्यता एवं सीमांत क्षेत्रीयता से सामरिक सुरक्षा के खतरे उत्पन्न होते हैं। सुगम्यता का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, ऐसा क्षेत्र जिसको आसानी से भेदा जा सकता है। या सीमांत का मतलब है तटीय क्षेत्र, ठीक है, जो तटों के पास वाला क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र जो तटों के पास वाला है, ऐसा क्षेत्र जो सुगम्य है, जहां पर समुद्री शक्तियां आसानी से पहुंच सकती है, तो वहां हमेशा सुरक्षा के खतरे रहते हैं। और सुरक्षा के खतरे रहने के कारण से वो सारे सीमांतीय राष्ट्र कुछ शक्तियों के अधीन रहे, जैसे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। इन्होंने क्या किया, जो तटीय सीमांत वाले भाग थे सबको अपना औपनिवेशिक बनाया। क्यों? क्योंकि वो भेदे जा सकते थे, उनको भेदना आसान था। इसलिए ये कहता है कि सुरक्षा के खतरे वहां पर उत्पन्न होते हैं, राइट। इसलिए कोई बात नहीं, सुनील, सेट नहीं हो तो दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है। अच्छी आशा के साथ आगे तैयारी करो, सब्जेक्ट को अच्छा से बनाओ, खूब ऑप्शन होंगे। अगर तैयारी होगी तो अच्छे ऑप्शन होंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य में समुद्री शक्ति की अपेक्षा स्थल शक्ति अधिक निर्णायक होगी। क्या कह रहा है? भविष्य में स्थल शक्ति की अपेक्षा थल शक्ति की अपेक्षा, ठीक है, भविष्य में समुद्री शक्ति की अपेक्षा स्थल शक्ति अधिक निर्णायक होगी, स्थल शक्ति अधिक मजबूत होगी। कुल मिला के ये कह रहा है कि जो आने वाले युद्ध होंगे वो युद्ध कहाँ पर होंगे, स्थल शक्ति के लिए होंगे, समुद्री शक्ति के लिए नहीं होंगे। इसलिए ये कुछ मान्यताएं इस सिद्धांत के लिए लेकर चलता है। इस सिद्धांत में हमें ये पूर्व धारणाएं हैं, मतलब ये माइंड में लेकर चलता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, फिर ये अपनी बात रखता है।
राइट, आगे बढ़ते हैं। तो विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्रों, शक्तिशाली क्षेत्रों के संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है ये मैकेंडर का है, ठीक है, और इसकी मान्यता भी है, अभी भी मान्यता है, ठीक है, आलोचना जरूर होती है लेकिन अभी भी इस सिद्धांत की मान्यता है। क्या कहता है, मैकेंडर की अवधारणा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, सबसे पहले मैकेंडर अपनी धारणा देता है 1904 में मैकेंडर का विचार, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, 1919 में मैकेंडर का विचार आता है। तो 1904 और 1919 के बीच में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो इसके विचार चेंज होते हैं। तो 1919 में वापस अपने विचार देता है, एक किताब लिखता है। फिर 1919 के बाद 1943 में और विचार इसके आते हैं, एक निबंध प्रपत्र और लिखता है विश्व को लेकर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध, राइट, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो जो 1904 का मैकेंडर का विचार है, इसमें 1904 में इसने क्या लिखा, यहाँ पर ये द जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, इसकी किताब आती है, जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री। द जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री में ये लिखता है कि अब यहाँ से वो अपने सिद्धांत की नींव रख रहा है, शुरुआत कर रहा है। 1904 की बात है। 1904 में जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री की पुस्तक नहीं है, वैसे एक प्रपत्र है, ठीक है, एक प्रपत्र आता है, एक निबंध आता है, ठीक है। इस प्रपत्र में ये क्या कहता है, इस प्रपत्र में अपने सिद्धांत की नींव रखता है। इस प्रपत्र में ये कहता है कि अब जो समुद्री शक्तियों का समय था वो निकल चुका है, जो सारे क्षेत्र खोजने थे वो खोज लिए। अब जो आने वाला समय है वो आने वाला समय स्थलीय शक्ति का होगा, समुद्री शक्तियां अब चली गई हैं। और इसी सिद्धांत में, इसी प्रपत्र में ये भी कहता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया से मिलकर बना है, उसका एक क्षेत्र ऐसा है जो वैश्विक शक्तियों के लिए, समुद्री शक्तियों के लिए पहुंच के योग्य नहीं है, वहाँ पर समुद्री शक्तियाँ नहीं आ सकती है, अभेद्य किला है, और उसी को नाम देता है ये पीवट एरिया, जिसमें लिखा ना जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास की भौगोलिक धुरी, ठीक है। जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे, इतिहास की भौगोलिक धुरी। तो इतिहास की भौगोलिक धुरी कौन बनेगा उसकी बात करता है। तो इसमें देखते हैं। फिर 1919 में आती है इसकी किताब द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, और 1943 में आती है इसकी किताब द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, ठीक है। ये आपको ध्यान में भी रखना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से। द जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक में हार्टलैंड थ्योरी की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी, जिन्होंने विश्व को त्रिस्तरीय तंत्र में विभाजित किया, ठीक है। अभी मैप में बताएंगे त्रिस्तरीय तंत्र कौन सा है, इसके लिए आपकी वर्ल्ड मैपिंग भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, देखो, धुरी क्षेत्र, पीवट एरिया। सबसे पहले ये कहता है कि पीवट एरिया, धुरी क्षेत्र। अब धुरी क्षेत्र है कौन सा, ये धुरी क्षेत्र कहता है कि धुरी क्षेत्र जो है, एक साइड इधर क्या है, यूराल है, अभी हम चित्र में ही देख लेंगे इसको। धुरी क्षेत्र के बारे में कहता है कि जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका है, इन तीनों को मिलाकर यूरो अफ्रीका बनता है, जिसको ये विश्व द्वीप भी नाम देता है। इनके बीच में एक छोटा ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, मतलब साइबेरिया, यूराल पर्वत, और इसके बीच में एक छोटा क्षेत्र है जिसको इसने क्या नाम दिया है, धुरी क्षेत्र नाम दिया है। अब धुरी क्षेत्र की विशेषता क्या है कि धुरी क्षेत्र ऐसा है जिसको भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसकी धुरी क्षेत्र की विशेषता आपको ध्यान में रखनी है कि धुरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको भेदा नहीं जा सकता है, जिसके एक साइड यूराल पर्वत है, एक साइड क्या है, पूर्वी साइबेरिया की पहाड़ियां हैं, मतलब एक साइड यूराल पर्वत, उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर, इधर क्या है, पूर्वी साइबेरिया की पहाड़ियां, राइट, और नीचे क्या है, दक्षिण में क्या है, यहाँ पर जो मध्य एशिया की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय है, ठीक है, पामीर की पहाड़ियाँ हैं, अन्य छोटी मोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो सारी है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को ये क्या कहता है, ये पीवट एरिया नाम देता है, ठीक है। ये पीवट है, धुरी है, इसको ये नाम क्या देता है, धुरी नाम देता है। इसको ये किले नुमा है, ठीक है, ये धुरी क्षेत्र है, ये किले नुमा है, पीवट एरिया है, इसको भेदा नहीं जा सकता है। यहाँ पे खूब सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या रह सकती है, और आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेगा और वैश्विक शक्तियों का केंद्र होगा,
ठीक है, ये धुरी क्षेत्र की बात कहता है, क्योंकि उत्तरी भाग है वो आर्कटिक महासागर है जो वर्ष भर बर्फ में जमा रहता है, तो उत्तरी भाग से कोई शक्तियां इसके ऊपर प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ में पूर्वी साइबेरिया है, तो यहाँ की पहाड़ियां पूर्वी भाग से भी प्रवेश कोई शक्ति यहाँ पर नहीं कर सकती है। और दक्षिणी भाग क्या है, दक्षिणी भाग में बहुत पहाड़ियाँ हैं, ईरान की पहाड़ियाँ हैं, आगे ये पामीर की पहाड़ियां हैं और हिमालय पहाड़ियां हैं, तो इसके कारण से दक्षिणी एशिया या दक्षिणी भाग से भी यहाँ पर कोई प्रवेश शक्ति नहीं कर सकती है। क्या कमेंट है नीतू, मैकेंडर कौन से कंट्री के पूरे वर्ल्ड पे राज चाहता था, क्या कहना चाह रहे हो? वो तो सिंपल बात है ना, रशिया की बात करेगा, वैसे रशिया की बात करेगा क्योंकि रशिया है यहाँ पर, ठीक है। इधर क्या है, ये पामीर पठार है, तो इस पामीर पठार के कारण से ये पामीर पठार नहीं, यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत के कारण से इस क्षेत्र में कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसकी ये बात करता है कि ये धुरी क्षेत्र है, ये किला है, अभेद्य है, इसको कोई भेदा नहीं जा सकता है, यहाँ पे संसाधन पाए जाते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे बनेगा आगे, तो इस प्रकार इसका विकास होता है, तो आने वाली शक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और इस क्षेत्र पर जो अधिकार करेगा वही सर्वशक्तिशाली होगा, राइट। सिंपल बात में धुरी क्षेत्र को इस प्रकार ये समझाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको धुरी क्षेत्र को अगर इस चित्र में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए धुरी क्षेत्र कहाँ है, ये धुरी क्षेत्र देखो, ये कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर के उत्तर में क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कैस्पियन सागर है और इस कैस्पियन सागर के उत्तर में ये क्या है, यूराल पर्वत है, और इधर ये क्या है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो इस बेल्ट को मिलाकर, मतलब इस यूराल पर्वत वाले इस बेल्ट को, ये क्या है, ये पीवट एरिया है, धुरी क्षेत्र है। यहाँ पे दक्षिणी पहाड़ियां आ गई, ठीक है, इधर पूर्वी पहाड़ियां आ गई, इधर यूराल पर्वत आ गए, उत्तर में आर्कटिक महासागर आ गया जो वर्ष भर बर्फ से जमा रहता है। अब इसकी बात करता है, ये 1904 का घटनाक्रम है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1904 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पीवट एरिया को अब क्या है, इसको भेदा नहीं जा सकता है, यहाँ पे डबल आर आ गया है, राइट। ये पीवट एरिया है, ये धुरी क्षेत्र है, ये सर्वशक्तिशाली है, यहाँ पर किले नुमा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो ये क्षेत्र है जिसको कोई भी राष्ट्र भेदा नहीं जा सकता है, और जो इसको भेदेगा, जो इसके ऊपर राज करेगा वो विश्व विजेता बनेगा, ठीक है। आगे और बात करता है, तो यहाँ पर सबसे पहला एरिया ये है। दूसरा ये एरिया इसमें शामिल करता है, तो ये तो फर्स्ट हो गया धुरी क्षेत्र। दूसरा ये सीमांत क्षेत्र के रूप में शामिल करता है, किसको करता है, सीमांत क्षेत्र में। तो सीमांत क्षेत्र में ये शामिल करता है जो पूरा पश्चिमी यूरोप है, मतलब पूरा यूरोप, और इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल क्रिसेंट कहते हैं, यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, सीमांत अर्धचंद्र पेटी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी है। इस सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी में पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, भारत, चाइना को ये क्या करता है, संयुक्त करता है, राइट। तो ये सेकंड पेटी हो गई। फिर तीसरी पेटी में ये क्या रखता है, जिसको हम आउटर पेटी कहते हैं। इस आउटर पेटी में क्या रखता है, इस पूरे विश्व को शामिल करता है। तो आउटर पेटी इसको क्या कहते हैं, बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी, आउटर क्रिसेंट बोलते हैं, बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी या आउटर क्रिसेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर क्रिसेंट है जिसमें नई दुनिया के राष्ट्र हैं जो क्या है, वैश्विक शक्ति संतुलन से बाहर रहे, ठीक है। वापस सुनिएगा, वापस विशेषता बता रहा हूं कि धुरी क्षेत्र की विशेषता मैंने बता दी, इसके चारों तरफ क्या क्या है, ये क्यों अभेद्य है, यहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं और आने वाले समय में ये वैश्विक शक्ति का केंद्र बनेगा और सारी शक्तियों का फोकस यहीं पर होगा, इसलिए इसको धुरी क्षेत्र कहा है, राइट। उसके बाद में जो दूसरी पेटी है जिसको हम सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी कहते हैं, इस सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी में मैकेंडर कहता है कि ये वैश्विक शक्तियों का उलझन का सेंटर रहा है। मतलब ये पूरा क्या भाग है, किनारे वाला है, ये पूरा भाग भारत, और ये पूरा भाग क्या है, किनारे वाला है, पश्चिमी यूरोप वगैरह। तो यहाँ पे समुद्री शक्तियों ने राज किया, क्योंकि समुद्री शक्तियों के लिए जो सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी वाला भाग है ये वैध था। समुद्री शक्तियां कहीं से भी तटीय किनारे पे आके आक्रमण करके क्या कर लेती थी, अधिकार कर लेती थी, ठीक है। तो इसमें ये पूरे बेल्ट को क्या करता है, ये शामिल करता है सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इस भाग को
ग्रेट ब्रिटेन को और यहाँ पर क्या है ये जापान को, इन दोनों को इस सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी में, ठीक है, मार्जिनल क्रिसेंट से बाहर रखता है। क्यों रखता है? इसलिए रखता है कि जो ये ग्रेट ब्रिटेन है और जापान है ये द्वीपीय स्थिति वाले राष्ट्र हैं, तो ये सीमांत भागों की जो लड़ाइयाँ हैं उनसे मुक्त रहे हैं, बाहर रहे हैं, इसलिए इस ग्रेट ब्रिटेन और वहाँ पर ये क्या है जापान को इसमें शामिल करता है बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी में, ठीक है। और इसमें बाकी कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये सहारा से दक्षिणी वाला अफ्रीका का भाग, ये वैश्विक शक्तियों के लड़ाई झगड़ों से क्या रहे हैं, बाहर रहे हैं, इसलिए ये नई दुनिया के राष्ट्र हैं, इनको अलग रखा है, राइट। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखो तो ये सारी विशेषता वाला ये क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखो इसमें भी देख सकते हैं ये क्या है, ये थोड़ा सा इसको अंदर ले लिया है, ठीक है, ये पूरा ये पीवट एरिया है, ठीक है, ये इनर क्रिसेंट है, यहाँ से इस भाग को भी ये शामिल करता है, ये इनर क्रिसेंट वाला बेल्ट है, ठीक है, ये इनर क्रिसेंट वाला बेल्ट है, और बाकी ये क्या है पूरा आउटर क्रिसेंट है, ठीक है, आउटर भाग में सारी चीज़ें शामिल होती है। यहाँ पर ये ग्रेट ब्रिटेन भी इसमें शामिल होता है और ये जापान वाला बेल्ट भी इसमें आउटर में सम्मिलित होता है, राइट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सीमांत अर्धचंद्राकार क्रिसेंट, इसकी विशेषता मैंने बता दी है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, ये कौन कौन से इसमें क्षेत्र आते हैं। तो पश्चिम यूरोप क्षेत्र आता है, ठीक है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि सीमांत ये मार्जिनल क्रिसेंट में कौन सा क्षेत्र आता है, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, मध्य पूर्व, या मध्य पूर्व को हम क्या लिख सकते हैं, पश्चिमी एशिया के राष्ट्र, कुछ ईरान की पहाड़ियों को छोड़कर जो उत्तरी भाग में आ जाती है, पीवट में आ जाती है, पीवट एरिया में, और इसमें क्या आता है भारत प्लस चाइना, ठीक है, भारत चाइना में दक्षिण पूर्वी एशिया को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये सारा क्षेत्र किस में आता है, मार्जिनल क्रिसेंट में आता है। और मार्जिनल क्रिसेंट की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है, मैकेंडर कहता है कि ये सबसे खतरनाक स्थिति है, मतलब यहाँ पे क्या रहती है, असुरक्षा रहती है, इस क्षेत्र को कोई भी भेद सकता है, कहीं से भी क्या है युद्ध की स्थिति या कहीं से भी अटैक की संभावनाएं, आक्रमण की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि समुद्री शक्तियों से प्रभावित क्षेत्र है ये, समुद्री शक्तियों ने इस क्षेत्र में बहुत भयंकर हमेशा अटैक किए ही हैं, और इतिहास जो है इसी मार्जिनल क्रिसेंट पे लिखा गया है, समझ रहे हो ना। भारत है पूरा जो है तटीय किनारे वाला बेल्ट है, पश्चिमी यूरोप है, तो ये कहता है कि पूरा जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है इसी मार्जिनल क्रिसेंट पे हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी सुरक्षित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो ये थोड़ा सा विशेषता आपको सीमांत अर्धचंद्र के बारे में, इस पेटी के बारे में ध्यान रखना है, राइट। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कैसा कैसा है, इसका विस्तार भी होगा अगली पेटी में, जब वापस 1919 में प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा तब इस पेटी का विस्तार भी करेगा। आउटर क्रिसेंट की क्या विशेषता है, आउटर क्रिसेंट में कौन से क्षेत्र आते हैं, सबसे पहले तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना, एक तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस दूसरा क्या आता है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में जापान, ये दोनों क्या है द्वीपीय राष्ट्र हैं, इसलिए इनको क्या रखा है, बाहर रखा है, द्वीपीय राष्ट्र हैं इसलिए ये मुक्त रह गए, बाहर रह गए। उसके बाद में इस क्षेत्र के साथ में हम और देखते हैं कि इसकी विशेष अन्य क्षेत्र, ठीक है, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में नई दुनिया, नई दुनिया में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस इसमें क्या आ जाएगा, सहारा से दक्षिण में स्थित अफ्रीका का भाग, राइट, ये किस में आ जाएगा, नई दुनिया में आ जाएगा। तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, इस क्षेत्र की विशेषता में मैकेंडर कहता है कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन, वैश्विक संघर्ष के बाहर का क्षेत्र है, विश्व में जो भी संघर्ष हुए उस संघर्ष के बाहर का क्षेत्र है, ये संघर्ष में शामिल नहीं रहा है, इसलिए उस संघर्षों से बच गया है। जो सीमांत क्रिसेंट में, जो हमने मार्जिनल क्रिसेंट या इसको इनर क्रिसेंट भी बोलते हैं, उसमें जो युद्ध हुए वो युद्ध यहाँ पर नहीं हुए हैं, तो ये मुक्त रहा, आराम से अपना इसने क्या किया, डेवलपमेंट किया है, राइट। तो ये आउटर क्रिसेंट की विशेषताएं यहाँ पर इस प्रकार की हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसको समझना है। तो 1904 की थ्योरी थी, ठीक है, 1904 का जो ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री जो सिद्धांत दिया था, उस थ्योरी में ये क्या कहता है कि ये तीन चीज़ें थी, ठीक है, पीवट एरिया की बात करता है, इनर क्रिसेंट की बात करता है और आउटर क्रिसेंट की बात करता है, ये सारी चीज़ें रखता है। और पीवट एरिया के बारे में कहता है कि वो सर्वशक्तिशाली होगा और महत्वपूर्ण है, अभेद्य किला है, राइट।
अब वो क्या करता है, शांत हो जाए, अपना चुपचाप काम करता है कि देखते हैं भविष्य में, एक सिद्धांत प्रपत्र रख दिया है। अब 1919 से पहले आप सभी को पता है कि 1914 के बाद में वैश्विक प्रथम विश्व युद्ध होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में धीरे धीरे क्या होता है, ये तो क्या पूछना चाह रहे हो सर जी, ये बातें वो ज्योग्राफी पिवट हिस्ट्री में करता है क्या? हाँ बिल्कुल, पिवट द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में यही बातें करता है, यही 3 सिद्धांत रखता है। ठीक है, उसी से तो ये निकल कर आया है। पिवट ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में ये सारी तीनों चीज़ें जो अभी तक हमने देखी है, ये सारी उसी में बात करता है। अब होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट बने, एक मित्र राष्ट्र थे, एक इधर जर्मनी वगैरह थे। तो जर्मनी की वर्साई की संधि में बहुत भयंकर भयानक हार हुई। ठीक है, यहाँ पे कारक क्या हो रहे हैं, भयंकर क्या हुई, यहाँ पे देखो 1919 में मैकेंडर के विचार क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जैसे ही विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध के बाद में जो घटनाक्रम हुए, मैकेंडर उछलने लग गया, कूदने लग गया, उसको बहुत उत्साह के साथ मजा आने लग गया कि यार जो मैंने 1904 में जो मैंने बात रखी थी उसकी क्या हो गई, अब सफलता हो गई। मतलब उसको ये लग रहा था कि मेरा जो पिवट एरिया है, ठीक है, जो धुरी क्षेत्र है वो आगे जाके हर्टलैंड बनेगा। तो यहाँ पर ये देखो क्या लेकर आता है, कारक क्या क्या है, यहाँ पर प्रमुख कारक है नंबर 1 जर्मनी की हार, या हम ये लिख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। राइट, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम से क्या होता है, जर्मनी की भयंकर हार होती है। तीसरा कारक क्या होता है, रशिया में क्या होती है, बोल्शेविक क्रांति आती है। थोड़ा बहुत किसी का हिस्ट्री रहा है तो उसने देखा होगा, रशिया में बोल्शेविक क्रांति आती है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। क्यों? क्योंकि उस अभेद्य किले को, ये संसाधनों को यूज करने के लिए वहां पर, नहीं तो वहां पर कोई जनसंख्या रहती नहीं है, फिर भी ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्यों बनता है, तो वो इसलिए बनता है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से और शक्ति संतुलन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनने वाला है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके जो परिणाम निकले, उसके परिणाम में जो रशिया का गुट है वो जीतता है, जर्मनी की बहुत भयंकर बुरी तरीके से हार होती है। राइट, और जर्मनी की हार के कारण से वो जो क्षेत्र है पिवट एरिया वाला, जिसमें रशिया का प्रभाव क्षेत्र है, वो क्या हो जाता है, शक्तिशाली के रूप में उभर कर आता है। तो यहाँ पे बड़ी शक्ति जो जर्मनी थी, उसके बाद में क्या थी, रशिया थी। तो रशिया बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति होती है रशिया में, तो बोल्शेविक क्रांति के कारण से भी रशिया बहुत अधिक शक्तिशाली हमें दिखाई देता है। और उस क्षेत्र में जो जिस पिवट एरिया की बात करता है, उस क्षेत्र में ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण होता है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के निर्माण के कारण से कोशिश कर रहे हैं धनंजय के काफ़ी बार कमेंट आ गया है, मैंने देखा नहीं, वापस अभी देखा है, कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही नोट्स आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि देखो अफरा तफरी में जो है दुर्घटना हो जाती है, इसलिए आप मुझे भी फिर पीछे से कमेंट करोगे कि सर ने ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके दे दिए, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पहले मैं कोशिश करूँगा कि पेपर 2 के आ जाएँ, फिर पेपर 1 के आराम से देते रहेंगे। राइट, चलिए, तो यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन रेलवे का क्या होता है, निर्माण होता है। इन चारों कारकों के कारण से मैकेंडर बहुत अधिक उत्साहित होता है, उसको लगता है कि जो मैंने थ्योरी दी है वो सफल हो रही है, और आने वाले भविष्य में वहाँ का रशिया जो है, ये मतलब विश्व युद्ध, रशिया जो है पिवट एरिया पर और कब्जा करके और महत्वपूर्ण शक्ति बनेगा। ठीक है, और शक्ति बन भी जाता है उस दौरान, दोनों विश्व युद्धों के बीच में यहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली ये बन जाता है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो वहाँ पर एक चीज़ और आती है। राइट, वो चीज़ क्या आती है, प्रथम विश्व युद्ध होता है तो एक चीज़ आती है कि जो बाल्टिक सागर है, अब मैं यहाँ पे मैप नहीं बना सकता, आगे देखते हैं, 1 मिनट। देखो ये जो बाल्टिक सागर है, कहाँ पे है, ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, इस बाल्टिक सागर का जो प्रवेश का रास्ता है, यहाँ पर जो है, जो अन्य कोई राष्ट्र आते हैं, मतलब अन्य कोई देश इसको भेदने की कोशिश करते हैं, तो उन समुद्री शक्तियों को इस बाल्टिक सागर और इस काला सागर में ही रोक देते हैं। मतलब समुद्री शक्तियाँ इस बाल्टिक सागर और काला सागर से आगे नहीं जा सकती है। ये प्रथम विश्व युद्ध में मैकेंडर को दिखता है
कि जो शक्तियां थी, मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने समुद्री शक्तियों को काला सागर और बाल्टिक सागर में रोक दिया। और अपना पिवट एरिया कहाँ पर है, ये यहाँ पर पिवट एरिया है। तो ये समुद्री शक्तियां यहाँ तक ही आ पाई, क्योंकि उत्तर से तो आ नहीं सकती, इतना अधिक अनुकूल विषम जलवायु है, बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ सेना काम ही नहीं कर सकती है। तो सेना की ऊपर से जाने की हिम्मत नहीं हुई और बाल्टिक सागर और काला सागर तक क्या कर दिया, समुद्री शक्तियों को रोक दिया गया था। राइट। तो यहाँ पर 1919 में ये क्या करता है, एक इसकी किताब आती है, 1919 में इसकी किताब आती है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ठीक है, इसको रियलिटी को डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ठीक है, ये किताब आती है, ये महत्वपूर्ण है। इस किताब में अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में यहाँ पर ये क्या रखता है, हार्टलैंड का विचार रखता है, हृदय स्थल का विचार। अभी तक क्या चल रहा था, हृदय स्थल का विचार रखता है। राइट। अभी तक क्या चल रहा था, ध्रुवीय क्षेत्र चल रहा था। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र था, उस ध्रुवीय क्षेत्र को इसने क्या बना दिया है, हार्टलैंड बना दिया है। इस ध्रुवीय क्षेत्र का इसने क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया है। इसका विस्तार किधर कर दिया है, पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम और पूर्व दोनों की तरफ करता है। अभी देखेंगे चित्र में, आगे बढ़ते हैं। तो ये सीन हुआ, ये घटनाक्रम हुआ आइडियल, डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी में। फिर ये और बात कहता है कि अब जो हार्टलैंड है, इस हार्टलैंड का और बड़ा ये भाग है, छोटा नहीं है, ध्रुवीय क्षेत्र का और विस्तार करता है। क्यों करता है, अभी देखते हैं। अब यहाँ पे हृदय स्थल की विचारधारा आती है। ठीक है, हृदय स्थल किसका विस्तार है, हृदय स्थल ध्रुवीय क्षेत्र का विस्तार है। हृदय स्थल ध्रुवीय क्षेत्र का ही विस्तार है। राइट, ध्यान से देखिएगा। अब हृदय स्थल को जो है डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी में यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि जो येनिस वोल्गा नदी का बेसिन, इसमें विस्तार में किसको शामिल करता है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा भी जाता है कि जो 1919 की किताब थी डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी, उसमें मैकेंडर ध्रुवीय क्षेत्र का विस्तार किस एरिया में करता है, किस क्षेत्र में करता है। तो यहाँ पे दो क्षेत्र हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वोल्गा नदी का बेसिन। ठीक है, इसमें वोल्गा नदी का बेसिन को, मतलब यूराल पर्वत से ये पश्चिम की ओर इसका विस्तार करता है। वोल्गा नदी के बेसिन को इसमें हार्टलैंड एरिया में शामिल करता है। साथ में काला सागर प्लस बाल्टिक सागर। ठीक है, काला सागर और बाल्टिक सागर तक के एरिया को ये क्या करता है, इसमें सम्मिलित करता है। इस पूरे एरिया को अब मिलाकर ये क्या कहता है, इस पूरे एरिया को मिलाकर ये हृदय स्थल कहता है कि ये हमारा हृदय स्थल है, हार्टलैंड है। राइट। तो ये जो हार्टलैंड है, इसका विस्तार कर दिया है। क्यों, क्योंकि इसने युद्ध का परिणाम देख लिया है कि यार ये तो जो है हमारा तो अभेद्य किला है, ये और भी बड़ा है। जो समुद्री शक्तियां वो तो कहाँ तक आकर रुक जाती है, बाल्टिक सागर और काला सागर तक ही। तो हमारा तो वोल्गा नदी तक जो है वो बेसिन रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम चित्र में देखें तो इसका जो विस्तार है, पहले वाले चित्र में देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखो, यस। अब इस चित्र में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर में। इसके अलावा डेन्यूब नदी है। तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को ये और क्या कर लेता है, ऐसे इसका विस्तार कर लेता है। इसमें जैसे ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का यहाँ से ऐसे इतना भाग का ऐसे विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मूल रूप से ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को ये शामिल करता है। थोड़ा बहुत इधर वाला भाग भी इसमें लेता है। तो ये क्या है, 1919 की संकल्पना है, ध्यान रखिएगा। पहले 1904 का ये थ्योरी थी, ये 1919। और इस बेल्ट को, इस पूरे बेल्ट को क्या कहता है, ये हार्टलैंड है। ठीक है, 1919 में इस भाग को भी ये शामिल कर लेता है। और यहाँ पे ये बाल्टिक सागर है, काला सागर है, यहाँ तक ही समुद्री शक्तियाँ आ सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती है। इसलिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑल राइट, आगे बढ़े। तो 1919 का हार्टलैंड का थ्योरी में, मतलब हार्टलैंड का विस्तार क्या था और 1904 की पिवट एरिया क्या था, ध्यान रखिएगा। ध्रुवीय क्षेत्र 1904 का है, 1919 में हार्टलैंड का विस्तार करता है। उत्साहित होकर, मजे के साथ, एकदम खुश होकर कि मैंने जो संकल्पना दी है, भविष्यवाणी की है, वो यथार्थ में साबित हो गई है। जो नियतिवादी मॉडल था वो अब यथार्थवादी हमें बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट, तो यथार्थ हो गया मैकेंडर का यहाँ पे थ्योरी। और अब क्या करता है कि 1919 में ये क्या करता है, इस सीमांत क्षेत्र को भी क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। जो ये भाग है, मतलब दक्षिणी अफ्रीका का भाग है, इसको भी ये क्या कर देता है, इस सीमांत
पेटी में शामिल कर लेता है। पहले ये आउटर पेटी में आ रहा था, अब ये किस में आ गया, सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी में आ गया है। इसका भी थोड़ा क्या कर लेता है, विस्तार कर लेता है। अब एक चीज और आपको समझनी है, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन सा कलर लें, पीला, ये ले लें। देखो अब ये आपको जरा सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा इसमें, या मैं आगे ले लेता हूँ, थोड़ा उस पिक्चर में और समझ में आएगा, क्योंकि ये मिक्सचर हो गया। देखो ये क्या है, यहां पर ये पीवट एरिया है, और अब इस पीवट एरिया का इसने क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया है, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा 1919 वाला है, ये 1919 और ये 1904। तो ये जो 1919 वाला बेल्ट है, इसको कैसे भेदा जा सकता है, इसके क्या रास्ते हैं, उसके बारे में ये बात करता है। मतलब यहाँ पे प्राकृतिक गलियारों की बात करता है। 2 प्राकृतिक गलियारे हैं। 2 प्राकृतिक गलियारे कौन कौन से हैं, एक तो है स्टेपी घास का मैदान, ठीक है, और दूसरा है बाल्टिक सागर। स्टेपी घास का मैदान और बाल्टिक सागर। अब यहां पे देखो, जो ये हार्टलैंड है, ठीक है, जो ये हार्टलैंड है, इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, ये हार्टलैंड है। इस हार्टलैंड को भेदने के केवल 2 तरीके हैं। एक तो है स्टेपी घास का मैदान। आप सभी ने अगर थोड़ी बहुत भी अगर वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी है आपने, तो जो यूराल पर्वत है और कैस्पियन सागर पर्वत है, इस यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच में यहाँ पे ये गलियारा है, जिसको हम स्टेपी घास का मैदान कहते हैं, जहाँ पर यूक्रेन राष्ट्र है, ठीक है, यूक्रेन में जहाँ पर गेहूं की पेटी है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है स्टेपी घास के मैदान में, ठीक है। तो ये जो स्टेपी घास का मैदान है, इस स्टेपी घास के मैदान के माध्यम से यहाँ से कोई शक्ति कहाँ जा सकती है, इस क्षेत्र में जा सकती है। और इसमें जाने का प्रयास भी किया था, किसने किया था, जर्मनी ने किया था। कब किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने किया था। हिटलर का ये कॉन्सेप्ट था पूरा कि हार्टलैंड पे कब्जा करना है। तो यहाँ पर इस स्टेपी घास के मैदान से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हो सकता है मैप में थोड़ा ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको अपने माइंड में पिक्चर बनानी है, ठीक है, अपने माइंड में पिक्चर बनानी है, ठीक है। कैसे बनाओगे कि जो ये हार्टलैंड का एरिया है, इस हार्टलैंड के एरिया यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर आपको दिख रहा है, ये कैस्पियन सागर है, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच में स्टेपी घास का मैदान है। इसके थ्रू ही इस हार्टलैंड को भेदा जा सकता है, या फिर इस हार्टलैंड में आने का दूसरा रास्ता क्या है, ये जो बाल्टिक सागर, इस बाल्टिक सागर के माध्यम से आ जा सकते हैं। तो ये 2 प्राकृतिक गलियारे हैं जिनको हार्टलैंड के, जिनके माध्यम से हार्टलैंड को भेदा जा सकता है। बाकी चारों ओर से हार्टलैंड क्या है, कंप्लीटली, चारों ओर से कंप्लीटली पैक है, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर है, ठीक है। इधर जो है ये आंतरिक पहाड़ियाँ हैं, या हम कह सकते हैं स्थलीय भाग है जिसको भेदा नहीं जा सकता। पूर्वी यूरोप को इसमें शामिल किया। तो जो 1919 का हार्टलैंड, इसमें पूर्वी यूरोप को शामिल किया, प्राकृतिक गलियारों की संकल्पना दी, और साथ में ये जो ये बेल्ट है अफ्रीका वाला, इस अफ्रीका वाले बेल्ट को शामिल किया। ध्यान रखिएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी लोग समय से जुड़े हुए हैं, अच्छे से देख रहे हैं, जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ उसको कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चित्र में मैंने सारी चीज़ें नहीं ली, लेकिन उसमें सारी चीज़ें ले ली हैं। देखो इस चित्र में देखते हो तो ये प्राकृतिक गलियारा है, ठीक है। इसको एक तो यहाँ से भेदा जा सकता है, 2 प्राकृतिक गलियारों को वापस बता रहा हूँ मैं बड़े चित्र से। इसको एक तो यहाँ से भेदा जा सकता है, ठीक है, और एक दूसरा जाने का जो रास्ता है वो यहाँ पर। इस प्रकार इन 2 क्षेत्रों से इस क्षेत्र में पिवट एरिया में जाया जा सकता है, राइट। चलिए, तो ये सारा सीन था हार्टलैंड का, ठीक है। हार्टलैंड हमने पढ़ लिया। हार्टलैंड थ्योरी में ये सारा आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग चित्र है, सेम वही बातें देख लीजिएगा। येलो कलर वाला रिमलैंड का एरिया है और बाकी ये हार्टलैंड है। तो दोनों थ्योरी इसमें दिखाई गई है। आगे हम देखेंगे सीमांत अर्धचंद्र में क्या होता है। देखो सीमांत अर्धचंद्र में क्या करता है, परिवर्तन करके संपूर्ण अफ्रीका को शामिल करता है।
संपूर्ण अफ्रीका को शामिल करना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ल्ड आइलैंड। ठीक है, ये जो विश्व द्वीप है ये इसकी बात करनी है। तो जब ये कहता है कि जब पूरा यूरोप, ठीक है, पूरा एशिया और पूरा अफ्रीका जब मिलता है तो यहाँ पर एक शब्दावली आती है जिसको हम कहते हैं यूरे अफ्रीका। क्या कहते हैं, ये जो शब्दावली है ये किससे बनती है, यूरोप प्लस एशिया प्लस अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर ये एक उक्ति देता है, तीनों को मिलाकर ये क्या कहता है कि ये विश्व आइलैंड है, विश्व द्वीप है, और ये जो विश्व द्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलकर बना है। और इस विश्व द्वीप की विशेषता क्या है, इस विश्व द्वीप की विशेषता देखिए क्या है, इस विश्व द्वीप की विशेषता है कि ये पूरे विश्व का 2/3 भाग, ठीक है, पूरे विश्व का 2/3 भाग अर्जित करता है। 2/3 भाग केवल इसमें आता है, साथ में पूरे विश्व का ये 2/3 क्षेत्रफल आता है, प्लस 88% यहाँ पे क्या रहती है, जनसंख्या निवास करती है इस भाग में। साथ में ये पूरा जो क्षेत्र है वो 110 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर का 2/3 क्षेत्रफल है, और जनसंख्या कितनी है 88%, और 110 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये क्षेत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरे अफ्रीका कहते हैं। और ये विश्व आइलैंड है, विश्व द्वीप है। ऐसी संकल्पना कौन दे रहा है, मैकेंडर कह रहा है। अब ये कहता है कि इस विश्व द्वीप पर जो राज करेगा, मतलब जो हार्टलैंड पर राज करेगा वो इस विश्व द्वीप पर राज करेगा। अब इसकी उक्ति क्या है, हु रूल द ईस्ट यूरोप, बहुत फेमस, हु रूल्स द ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड, राइट। तो जो ईस्ट यूरोप पर कमांड करेगा, ईस्ट यूरोप पर किसका कब्जा है, रशिया का। हु रूल्स द ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड, ठीक है, कमांड द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड द वर्ल्ड आइलैंड, एंड हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड द वर्ल्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। RS इन शॉर्ट, सर अर्धचंद्राकार पेटी में अफ्रीका को शामिल क्यों किया? अफ्रीका को शामिल इसलिए किया क्योंकि अफ्रीका भी क्या रहा है, अफ्रीका के कुछ बेल्ट या कुछ भाग भी उस समय जो वैश्विक शक्तियां हो रही उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध के प्रभाव क्षेत्र में थे या उस गुटबाजी में थे, इसलिए उसके दक्षिण वाले पूरे भाग को भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड द वर्ल्ड, इसको आप समझ गए होंगे। इसको इस सिद्धांत में देखते हैं कि जो देखो, जो ये बात कह रहा है कि जो पूर्वी यूरोप पे राज करेगा, ये क्या है, जो पूर्वी यूरोप पे राज करेगा, ठीक है, वो किस पे राज करेगा, वो किस पे कमांड करेगा, वर्ल्ड आइलैंड पे, सॉरी हार्टलैंड पे। हु रूल्स द ईस्ट यूरोप, ठीक है, कमांड द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड, ठीक है, जो हार्टलैंड पे राज करेगा वो इस पूरे विश्व द्वीप पे राज करेगा। ठीक है, वो इस पूरे विश्व द्वीप पे राज करेगा, इसको पूरा वर्ल्ड आइलैंड कहा है। और जो वर्ल्ड आइलैंड पे राज करेगा वो विश्व को कमांड देगा, पूरे विश्व को क्या करेगा, पूरे विश्व पे राज करेगा, राइट। तो यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप के जिसके ऊपर कमांड है वो हार्टलैंड पे राज करेगा, जिसकी हार्टलैंड पे जो हार्टलैंड पे राज करेगा वो इस पूरे यूरे अफ्रीशिया, जिसको हम क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, वर्ल्ड आइलैंड, इस विश्व द्वीप पे राज करेगा। और जो विश्व द्वीप पे राज करेगा वो पूरे विश्व को क्या देगा, कमांड देगा, या पूरे विश्व का उसके ऊपर प्रभावशाली रहेगा, विश्व शक्ति बनेगा, राइट। तो ये उक्ति आपको ध्यान में रखनी है, हालांकि आप सभी को पता है, सिंपल है, सबने रट रखी है, राइट। तो ये जो सारा घटनाक्रम हुआ ये हुआ है प्रथम विश्व युद्ध तक का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में ये सारी चीज़ें हुई, ये सारे घटनाक्रम हुए। अब धीरे धीरे 2 विश्व युद्ध हुए, दूसरा विश्व युद्ध होता है, बीच में सत्ता शक्ति संतुलन वापस चेंज होता है, वापस इधर जर्मनी उठता है, हिटलर का उदय होता है, भू राजनीति प्रभावी होती है। मैकेंडर के विचारों से कार्ल हाउसहोफर, नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, मैकेंडर के विचारों से कार्ल हाउसहोफर प्रभावित होकर वो अपने राष्ट्रवादी विचारों से, ठीक है, अपने नेशनलिटी मतलब राष्ट्रवादी विचारों से भू राजनीति को किस में साबित करता है, किस में थोपने की कोशिश करता है, भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, वहाँ के प्रशासन में, वहाँ की सैन्य क्षमता में, क्योंकि वो खुद सैनिक होता है। तो उस भू राजनीति से प्रभावित होकर कार्ल हाउसहोफर के सलाहकार के रूप में भू राजनीति से प्रभावित होकर हिटलर किसके ऊपर कमांड करने की कोशिश करता है,
हार्टलैंड पे कमांड करने की कोशिश करता है, और जो स्टेपी घास का गलियारा है उस गलियारा से वो किसकी तरफ बढ़ता है, रशिया की तरफ बढ़ता है, और बुरी तरीके से वो मात खाता है और वहीं पर क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में वापस चीज़ें चेंज होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वापस चेंज होती है। तो उसी के साथ में एक नई चीज़ और उभर कर आ जाती है कि जो गलियारा बना, उस गलियारे से तो क्या हुआ कि जर्मनी को हार का सामना पड़ा। वापस इससे ये लगता है कि जो धुरी क्षेत्र है, जो हार्टलैंड है, वो वास्तव में वापस प्रभावी हुआ है, वापस उसकी प्रासंगिकता सिद्ध हुई है। किसके? मैकेंडर की थ्योरी को। तो मैकेंडर को और कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये बात तो सही है, लेकिन मैकेंडर एक तरीके से वापस दूसरी तरफ थोड़ा दब जाता है। दबता कैसे है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसमें परमाणु युद्ध का प्रयोग कौन करता है? यूएसए करता है, अमेरिका करता है। तो यहाँ पर दूरी के दो केंद्र बन गए, एक तो हार्टलैंड बन गया जो रशिया के कब्जे में है, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया? विश्व का शक्ति संतुलन का एक केंद्र बन गया। दूसरा जो केंद्र है वो केंद्र बन गया रशिया, यूएसए। तो यूएसए भी एक वैश्विक पावर के रूप में उभर कर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो शक्ति के यहाँ पर दो केंद्र बन जाते हैं, ठीक है। जब शक्ति के दो केंद्र बनते हैं तो यहाँ पर ये भी अपनी सिद्धांत को और चेंज करता है। तो जो 1943 का मैकेंडर के विचार है, ये मैकेंडर के विचार एक प्रपत्र में आते हैं। इस प्रपत्र का नाम है द राउंड वर्ल्ड, द राउंड वर्ल्ड विनिंग ऑफ द पीस, ठीक है। ये इसका एक प्रपत्र आता है, ये पूछा भी जाता है। इस प्रपत्र में ये कहता है, मिडलैंड की संकल्पना की बेसिन की रखता है, ये मिडलैंड बेसिन की संकल्पना का इसमें ये कॉन्सेप्ट रखता है। ये कहता है कि जो विश्व है, अभी देखते हैं, देखो क्या कॉन्सेप्ट रखता है। ये कहता है कि जो ये ब्रिटेन है और जो ये अमेरिका का पूर्वी भाग है, देखो मैं मिडलैंड बेसिन की संकल्पना को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक पूछा जाता है। जो 1943 के 43 के विचार हैं, उस विचार में ये कहता है ये जो भाग, ये क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है, और ये क्या है? अमेरिका है, उत्तरी पूर्वी अमेरिका है, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या अमेरिका की रहती है। तो इन दोनों के बीच में ये मिडलैंड बेसिन की संकल्पना की बात करता है। ये जो भाग है इसको ये क्या नाम दिया? इसने मिडलैंड बेसिन नाम दिया है। तो इस मिडलैंड बेसिन में पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी यूएसए के भाग को शामिल करता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मिडलैंड बेसिन बनाते हैं। अब इसका महत्व क्या है? ठीक है, मिडलैंड बेसिन का महत्व ये है कि ये शक्ति संतुलन करेंगे। चूंकि ये कहता है कि ब्रिटेन या पश्चिमी यूरोप में भी जो कोयला है, जो संसाधन है, वो संसाधन यहाँ पर भी कोयला संसाधन पाए जाते हैं, और ब्रिटेन और यहाँ के पश्चिमी यूरोप में जो जनजाति मतलब लोग हैं वहाँ के, वही सब लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। तो यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म और यहाँ के संसाधन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का धर्म सब सेम है। मतलब यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग और पश्चिम यूरोप के भाग में एक इक्वल समानता है, इसलिए ये एक ही भाग है। और इसके बीच में जो एक बड़ा समुद्र है, ये बाधक नहीं है, ये क्या करता है? इनको जोड़ता है। किस रूप में जोड़ता है? एक ब्रिज के रूप में जोड़ता है, और वो ब्रिज क्या है? वो व्यापार है। तो इन दोनों क्षेत्रों में व्यापार होता है, आर्थिक रूप से समानता है, सांस्कृतिक रूप से समानता है, धार्मिक रूप से समानता है, विकसित होने की दृष्टि से समानता है, संसाधनों की दृष्टि से समानता है। इसलिए ये क्षेत्र आपस में टूटा हुआ नहीं है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, एक है। कब दिखता है इसको? द्वितीय विश्व युद्ध में सब ये दोनों बेल्ट इकट्ठे होकर किसके खिलाफ लड़ते हैं? जर्मनी के खिलाफ लड़ते हैं, राइट। तो ये जो भाग है, ये भाग क्या हो जाता है? ये मजबूत हो जाता है। इसको इसने क्या नाम दिया? मिडलैंड बेसिन नाम दिया। तो इसमें तीन भाग हो गए, एक तो ये पश्चिमी यूरोप, दूसरा क्या हो गया? अटलांटिक महासागर, और तीसरा क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी यूएसए। ठीक है, इन तीनों भाग को कहता है। अब ये कहता है कि ये जो यूएसए है ये एक धुरी का केंद्र है, मतलब एक नया शक्ति का ये केंद्र हो गया और एक शक्ति का ये केंद्र हो गया। तो आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ? एक साम्यवादी, एक पूंजीवादी, दो विश्व में मतलब दो शक्तियों के अंदर पूरा विश्व बंट गया था। साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था, पूरा विश्व शक्ति संतुलन पूरा इन दो के सेंटर में हो गया। कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग इसके पक्ष में थे। एक तीसरा जो गुट आया, गुट निरपेक्ष, जिसने भारत और इंडोनेशिया ने पहल की थी नेहरू जी के नेतृत्व में, ठीक है। तो वो जो है
वो तीसरा गुट था जो दोनों में शामिल नहीं होना चाहता था। तो यहाँ पर मैकेंडर की मतलब सार्थकता साबित हो रही है, ठीक है। वो कहता है कि दो शक्ति के केंद्र बनेंगे और दोनों में सामंजस्य रहेगा तो क्या रहेगी, विश्व शांति रहेगी, और दोनों में लड़ाई होगी तो उसके युद्ध के परिणाम बहुत भयंकर होंगे और तीसरा विश्व युद्ध होगा। और तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो इन दो केंद्रों के मध्य होगा, दो शक्ति केंद्रों के मध्य होगा। तो बीच में शीत युद्ध चलता है। शीत युद्ध में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं जहां पर विश्व युद्ध होते होते बचते हैं, मतलब विश्व युद्ध के घटनाक्रम होते होते वो बचते हैं, ठीक है। तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचता है इन दोनों शक्ति के केंद्रों के बीच में, राइट। तो ये सीन यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मिडलैंड बेसिन आपको समझ में आ गया होगा कि मिडलैंड बेसिन है क्या, ठीक है। मिडलैंड बेसिन की संकल्पना क्यों दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसमें कौन से क्षेत्र को शामिल किया है, ठीक है। 3 क्षेत्र है, तीनों का नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, नाम पहले लिख दिया है। पश्चिमी यूरोप, अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी यूएसए, ये 3 क्षेत्र है जो इसमें शामिल किए जाते हैं मिडलैंड बेसिन में। और ये मिडलैंड बेसिन क्यों लाया गया, ये इसलिए लाया गया क्योंकि यूएसए का उभार हुआ, यूएसए का विश्व शक्ति के रूप में उभरना, राइट। उसके बाद में देखो इसने क्या किया, इस क्षेत्र में जब ये मिडलैंड बेसिन की संकल्पना दी तो जो येनेसी नदी थी, मतलब पहले क्या थी, लीना नदी, ये मान लीजिए लीना नदी है, और इधर ये क्या है, लेनेसी नदी है, इसको क्या कहते हैं, येनेसी नदी। तो वर्ल्ड मैपिंग आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, ठीक है। इधर ये पूरा क्या है, पामीर पर्वत है, और बीच वाला ये क्या है, हार्टलैंड है। पामीर पर्वत नहीं है, सॉरी, यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत है। तो ये येनेसी और ये लीना नदी, ठीक है। तो लीना नदी के जो इधर वाला भाग था, इस भाग को इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, क्योंकि ये क्या नहीं था, मतलब संसाधनों की दृष्टि से और विषमता की दृष्टि से बहुत अधिक अलग था, इसलिए उसको इसने क्या नहीं किया, इसमें शामिल नहीं किया। तो इसको क्या कहते हैं, लीना लैंड। तो लीना लैंड को अलग कर दिया हार्टलैंड से, ठीक है, और मिडलैंड बेसिन को एक नई संकल्पना के रूप में यहाँ पर जोड़ा। तो मिडलैंड बेसिन की संकल्पना और लीना लैंड की बेसिन की संकल्पना कब आई, 1943 के इस सिद्धांत में आई, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मैकेंडर का, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी चीज़ें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर हम देखें यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये क्या था, ये मिडलैंड बेसिन था, ठीक है। इसका जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट को इसने क्या है, छोड़ दिया। ये लीना नदी के पूर्वी वाले भाग को इसने क्या कर दिया था, इस क्षेत्र में छोड़ दिया था, राइट। तो मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट पूरा यूएसए का उभार होना, यूएसए की शक्ति के रूप में उभरना, तीनों चीज़ों को शामिल करना, ग्रेट ब्रिटेन और इनके बीच में एक लिंक स्थापित करना, ये सारी चीज़ें हुई थी। आगे बढ़े, बस अब समाप्ति की ओर है। यहाँ पे लास्ट में क्या होती है, अब इसकी आलोचना होती है, राइट। आलोचना के कारक क्या क्या हैं, समझ में आया या नहीं आया। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, देखो जर्मनी की हार हुई। जर्मनी उस हार्टलैंड में प्रवेश करने की कोशिश करता है सेना के माध्यम से, स्टेपी घास के माध्यम से, लेकिन वहाँ पर वो बुरी तरह असफल होता है, हार्टलैंड को जीत नहीं पाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ सार्थकता हमें दिखाई देती है, प्रासंगिकता हमें दिखाई देती है, राइट। तो ये और मिडलैंड बेसिन की भी संकल्पना आती है। दूसरा, धुरी का केंद्र भी उभर जाता है। तो जैसे जैसे समय के अनुसार चीज़ें बदलती है, वैसे वैसे मैकेंडर के विचार भी बदल जाते हैं, वैसे वैसे मैकेंडर अपने थ्योरी को, अपने सिद्धांत को क्या करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम आलोचना करें, इसकी आलोचना कैसे करेंगे, आलोचना का सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो स्थल प्लस थल शक्ति, ठीक है, इन स्थल और दोनों एक ही हो गए, एक में जल होगा, स्थल और समुद्र शक्ति के बीच में हमेशा क्या है, संघर्ष नहीं रहा है। ये कहता है दोनों के बीच में संघर्ष है, हमेशा संघर्ष नहीं रहा है। इस आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये कहता है, मैकेंडर कहता है कि पूरा जो वैश्विक संतुलन होगा, ठीक है, ये पूर्व घोषणाकारी सिद्धांत है या नियतिवादी सिद्धांत है। तो ये जो पूर्व घोषणा करता है वो घोषणा इसकी पूरी साबित नहीं होती है, ठीक है। इस आधार पर इसकी आलोचना कर सकते हैं। और ये मान्यता के रूप में क्या कहता है कि समुद्री शक्तियों का अब समय निकल चुका है, पूरी वैश्विक शक्तियों के रूप में स्थल शक्ति ही हावी होगी। तो यहाँ पर भी हम इसकी क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं कि समुद्री शक्ति का महत्व हमेशा समाप्त नहीं होता है, उसका विशेष महत्व हमेशा बचा रहता है, राइट। चौथा जो इसने नाम दिया है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, दो इसने हृदय स्थल नाम दिया है, हृदय स्थल क्षेत्र दिया है। इस हृदय स्थल क्षेत्र को
क्या कहा है, ये दुखांतिक क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है, दुखांतिक क्षेत्र है, कि हृदय स्थल जो क्षेत्र है वहां पर ये निर्जन है, वहां पे कोई जनसंख्या नहीं रहती है। हृदय स्थल में क्या होता है, वहां पर ना तो जनसंख्या रहती है, विषम जलवायु है, संसाधनों का अभाव है, और वहां पर चरम जलवायु होने के कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो ये कभी भी शक्तिशाली केंद्र नहीं बन सकता है। दुखांतिक, दुखों का क्षेत्र है, मतलब वहां पे कोई सुख नहीं है, ठीक है। और ऐसा निर्जन क्षेत्र है जहां पर जनता नहीं रहती है, ठीक है। इस कारण से इसको क्या कहा है, हृदय स्थल को दुखांतिक क्षेत्र कहा है। कि ये अभेद्य किला भी नहीं है, इसको भेदा भी जा सकता है स्टेपी घास के मैदान के माध्यम से, दक्षिण के माध्यम से, ठीक है। तो अभेद्य किला भी नहीं है, और ये जलवायु की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, और चारों तरफ से ये दुख का क्षेत्र है। यहाँ पे कोई शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने के लिए कोई संसाधन नहीं है मूल रूप से, राइट। केवल ट्रांस साइबेरियन रेलवे बनाने से वहाँ पर ये शक्ति का केंद्र नहीं बनेगा, ठीक है। कोई कोयला वगैरह बहुत बड़े विकल्प के रूप में संसाधन यहाँ पाए नहीं जाते हैं, ना ही यहाँ पे कोई विकास हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका इसकी आलोचना और की जाती है कि इसने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें किसका प्रयोग किया, मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग किया। तो मर्केटर प्रक्षेप में क्या होता है, मर्केटर प्रक्षेप में जो हमारी विषुवत रेखा होती है, उस विषुवत रेखा के जितने ही बड़े आकार के इसने ध्रुव दिखा दिए, जबकि वास्तव में क्या होता है, ध्रुव एक पॉइंट के रूप में होता है। ध्रुव क्या एक पॉइंट है, लेकिन ध्रुवों का विस्तार इसने इतना हजारों किलोमीटर में कर दिया जितनी हमारी क्या होती है, विषुवत रेखा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रशिया है और जो अमेरिका है उसके बीच की दूरी इतनी कई हजार किलोमीटर में हो गई, तो वो वास्तविक रूप में सफल नहीं होती है। कई हजार किलोमीटर में होने के कारण से वो दूरी क्या होती है, सफल नहीं होती। इसलिए मर्केटर प्रक्षेप के कारण से इसकी जो वास्तविकता है वो साबित नहीं हो पाती है, जिसमें रशिया और अमेरिका वास्तव में बहुत निकट है, लेकिन इसको बहुत कई हजार किलोमीटर दूर दिखाया गया है। तो मर्केटर प्रक्षेप के कारण से भी यहाँ पर ये फेल हो जाता है, ठीक है। RS इन शॉर्ट अभी देखते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध हार्टलैंड की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, बिल्कुल अभी देखेंगे, प्रासंगिकता देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे और इसके कई रूपों में हम आलोचना कर सकते हैं कि जो सीमांत पेटी है, अर्धचंद्राकार पेटी है, वो भी शक्ति का केंद्र रही है, और वो शक्ति का केंद्र बन सकती है क्योंकि उसके पास स्थल शक्ति भी है, और उसके पास जल शक्ति भी है, और उसके पास संसाधन भी है, उसके पास अनुकूल जलवायु भी है। अनुकूल जलवायु, अनुकूल संसाधन, अनुकूल लोकेशन अवस्थिति, इस कारण से सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी शक्तिशाली केंद्र बन सकती है, और बनी भी है ऐतिहासिक रूप से। तो इस आधार पर भी नहीं कह सकते कि सीमांत जो पेटी है वो हमेशा असरुक्षा के घेरे से ही बनी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ कारकों के आधार पर हम इसकी क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना के साथ साथ इस सिद्धांत को हमें स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए आइए देखते हैं इसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। इसकी प्रासंगिकता अब हम शीत युद्ध से पहले देखते हैं तो हमें कैसे दिखती है। शीत युद्ध पूर्व काल की प्रासंगिकता हम देखें तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, यूएसए का, ये यूएसए नहीं है, यूएसएसआर है, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति और यूएसएसआर, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति और यूएसएसआर का जो गठन हुआ तो वो एक केंद्र स्थल की शक्ति के रूप में हमें दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हमें प्रासंगिकता दिखाई देती है। जर्मनी की करारी हार के कारण से भी हमें लगता है कि जो हार्टलैंड है वो वास्तव में अभेद्य किला के रूप में साबित हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण और संसाधनों का संयोजन, इससे भी लगता है कि जो हार्टलैंड है उसको संसाधनों के माध्यम से या ट्रांस साइबेरियन रेलवे के माध्यम से जोड़कर उसको और अधिक यूज किए जाने की एक क्षमता हमें दिखाती है। रूस का परमाणु शक्ति के रूप में उदय होना, ठीक है, रूस का एक परमाणु शक्ति के रूप में उदय होना, ये भी दिखाता है कि वास्तव में शीत युद्ध के पूर्व काल का जो चरण था उस चरण में यहाँ पर हार्टलैंड की प्रासंगिकता सही सार्थक साबित होती है, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान अगर हम देखते हैं, ठीक है, शीत युद्ध काल के दौरान, तो शीत युद्ध काल के दौरान आप सभी को पता है कि क्यूबा मिसाइल संकट घटना होती है, उसमें भी हार्टलैंड अधिक प्रभावी होता है, राइट। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, तो भारत पाकिस्तान युद्ध में क्या होता है, इधर से अपना ये अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए क्या भेजता है, टैंक वगैरह जहाजी बेड़े भेजता है, तो इधर रशिया भी अपने बेड़े भेज देता है। तो रशिया के बेड़े भेजने के कारण से अमेरिका को वापस पीछे हटना पड़ता है। इसका मतलब रशिया जो है वो हार्टलैंड का केंद्र है। तो रशिया के प्रभाव के कारण से भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी हमें क्या दिखाई देती है, इसकी सिद्धांत की, हार्टलैंड की प्रासंगिकता दिखाई देती है, ठीक है। और क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान भी आप सभी को पता है कि रशिया ने अपने जहाज के बेड़े भेजे, और उस दौरान भी ये रशिया के प्रभाव के कारण, ठीक है, रशिया के प्रभाव के कारण से वो संकट टला या वो युद्ध नहीं हुआ।
वियतनाम के युद्ध में किसकी हार हुई? यूएसए की हार हुई। इससे भी समझ में आता है क्योंकि वियतनाम के पक्ष में कौन था? रशिया था। तो इससे भी यूएसए की हार के कारण से भी यहाँ पर हमें हार्टलैंड मजबूत दिखाई देता है। पश्चिमी एशिया के संकट, पश्चिमी एशिया का जब जब संकट आया है उस संकट के दौरान रशिया और अमेरिका आमने सामने हुए हैं, तो वहाँ पर भी रशिया की जीत हुई है। इसके अलावा नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे राडार जैसे सिस्टम डेवलप हुए, उसकी वजह से भी जो है हार्टलैंड मजबूत दिखाई देता है। ठीक है, और वर्तमान में अब आगे बढ़े, नाटो का संगठन। ठीक है, इसमें अगर एक चीज़ देखते हैं, जो नाटो है, नाटो में क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक के जो देश हैं, अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देश, इन सब का एक जगह इकट्ठा होना, इन सब का नाटो संगठन बनना किसका परिचायक है? ये हार्टलैंड को संतुलित करने के लिए है, हार्टलैंड के लिए संतुलन के लिए है। जैसा अभी हमने मिडलैंड बेसिन बताया ना मैंने, मिडलैंड बेसिन क्या है? मिडलैंड, जो मिडलैंड बेसिन है ये भी क्या है? ये भी शक्ति संतुलन है। ठीक है, ये शक्ति संतुलन किसके मध्य है? दो केंद्रों के मध्य। दो केंद्र कौन से हैं? एक तो हार्टलैंड और एक अमेरिका, दोनों ही वर्ल्ड पावर है। तो हार्टलैंड के प्रति संतुलन के रूप में, काउंटर बैलेंस के रूप में किसका निर्माण हुआ है? मिडलैंड बेसिन का निर्माण हुआ है, या यूएसए का उभार आया है। राइट, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, नाटो का संगठन। ठीक है, और नाटो का जो संगठन बना वो क्या बना? संतुलन के लिए बना, ताकि हार्टलैंड को कंट्रोल किया जा सके, हार्टलैंड को रोका जा सके, साम्यवादी विचार को रोका जा सके। इसलिए इस संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए इसका निर्माण हुआ है। तो नाटो का बनना भी हार्टलैंड की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है कि वो जो हार्टलैंड है वो बहुत मजबूत है, वो मतलब उसमें एक शक्तिशाली केंद्र बनने की शक्ति है। ठीक है, और यहाँ पे वर्तमान में यूक्रेन और हार्टलैंड की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। जैसे RS इन शॉर्ट ने लिखा है कि जो यूक्रेन और रशिया की लंबे टाइम से युद्ध भी हो रहा है, ये भी हार्टलैंड की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। क्रीमिया पर अटैक, यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, रशिया ने वार्सा पैक्ट बनाया नाटो के जवाब में, बिल्कुल बनाया है। ठीक है, वो भी इस हार्टलैंड को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि उस नाटो के ऊपर वार्सा पैक्ट के माध्यम से क्या बना रहे? हार्टलैंड मजबूत बना रहे। ठीक है, इसके यहाँ पे देखो, एक तो नाटो है। अगर आगे हम बात करें जो रशिया है, तो रशिया का यूक्रेन पर अटैक। ठीक है, रशिया यूक्रेन युद्ध, और इस रशिया यूक्रेन युद्ध में देखो साथ में इस यूक्रेन के साथ में कौन है? नाटो है। ठीक है, तो यूक्रेन के साथ नाटो है, इसी कारण से तो ये युद्ध हो रहा है। रशिया क्या सोच रहा है कि ये यूक्रेन कहाँ चला जाएगा? नाटो में चला जाएगा। अगर नाटो के साथ ट्रीटी हो गई तो हार्टलैंड को खतरा हो सकता है, हार्टलैंड को भेदा जा सकता है। तो भेदने का एकमात्र रास्ता कौन सा है? यूक्रेन है। यूक्रेन स्टेपी मार्ग है, इस स्टेपी मार्ग के माध्यम से हार्टलैंड में प्रवेश किया जा सकता है। अगर यूक्रेन नाटो के साथ संगठन बना लेता है तो नाटो इस यूक्रेन के माध्यम से कहाँ प्रवेश कर जाएगा? हार्टलैंड में प्रवेश कर जाएगा। इसी का तो ये युद्ध चल रहा है। ठीक है, इसलिए पुतिन लड़ रहा है कि कहीं हार्टलैंड को भेदा नहीं जा सकता है। ठीक है, कहीं हार्टलैंड के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। दूसरा जो है, रशिया ने ज़बरदस्ती किस पे किया था? आप सभी को पता है कि 2008 या नहीं 14 के आसपास ये क्रीमिया पर क्या कर लिया? क्रीमिया पर आक्रमण किया था। क्रीमिया प्रायद्वीप है, कहाँ पर है बताइए? काला सागर में है। तो यूक्रेन युद्ध और क्रीमिया का वर्तमान का आक्रमण करके क्रीमिया को अपने अंदर में लेना रशिया के द्वारा, ये भी हार्टलैंड की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। इतना अधिक मजबूत संगठन, मजबूत सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है। और देखते हैं युद्ध, शीत युद्ध के बाद में, शीत युद्धोत्तर के काल के बाद में, तो आर्थिक शक्ति के कारण USSR का पतन हो चुका था, USSR विघटित हो गया, परंतु शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO बना। ध्यान से देखिएगा, मतलब हुआ क्या कि आर्थिक शक्ति कमजोर होने के कारण से USSR का विघटन हो गया। तो विघटन से लगता है कि हार्टलैंड कमजोर हो गया, राइट। लेकिन उसके बाद में, शीत युद्धोत्तर के बाद में क्या होता है? SCO का, शंघाई सहयोग संगठन का गठन होता है, जिसमें रशिया और भारत, चाइना, ये सब मिलकर क्या है, ऐसा संगठन बनाते हैं, वापस हार्टलैंड को मजबूत करने टाइप का एक संगठन बनता है। ब्रिक्स जैसे संगठन के माध्यम से पुनरुत्थान की चेष्टा कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, USSR, ठीक है, ब्रिक्स बना, SCO बना, इस प्रकार के सामरिक शक्ति संतुलन के लिए क्रीमिया पर अटैक करना, ये यूक्रेन पर अटैक करना, ठीक है, सामरिक शक्ति के रूप में USSR के विखंडित होने पर भी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, जैसे यूक्रेन, सीरिया, दक्षिणी चीन सागर आदि में भी जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसके माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में भी हार्टलैंड की प्रासंगिकता है,
हार्टलैंड अभी भी बहुत मजबूत है। हार्टलैंड को बचाने के लिए अभी भी पुतिन लड़ाई लड़ रहा है, राइट। या उस हार्टलैंड के प्रभाव को, हार्टलैंड की शक्ति को बनाए रखने के लिए, अभेद्य किले को भेदा नहीं जा सके उसको बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो काउंटर बैलेंस के रूप में किसका काउंटर कर रहा है? नाटो का, या हम कहें कि वर्ल्ड पावर सेकंड जो है यूएसए का, ठीक है, उन दोनों के बीच में चल रहा है। तो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि और बहुत सारे संगठन बन गए, तो इन संगठनों के कारण से जो शक्ति संतुलन है वो थोड़ा चेंज हुआ है। शीत युद्ध में केवल 2 शक्ति के केंद्र थे, अब शक्ति के मल्टीपोलर अब वर्ल्ड हो गया है। आफ्टर शीत युद्ध के काल के बाद में अगर हम देखें तो विश्व ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वो कई मल्टी ऑर्डर में चेंज हो गया है, कई कारकों में वो बदल गया है। तो वहाँ पे शक्ति संतुलन के रूप में चाइना भी उभर गया है, इंडिया भी उभर गया है, और अन्य ब्रिक्स, एससीओ जैसे संगठन, क्वाड जैसे संगठन ये भी उभर कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की आपको क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और शानदार एक सिस्टमेटिकली हमने इस चीज़ को पूरे से कवर किया। आपको रिवाइज करवाऊं अगर 1 मिनट में, कि ऐसे ही मैं रिवाइज करता हूं, मेरे साथ में चलिएगा, रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैकेंडर ये सिद्धांत देता है 1904 में, जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। मैकेंडर ब्रिटिश का रहने वाला है, ब्रिटिश भूगोलवेता है, संसद सदस्य भी रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पदों पर इसने काम किया। और बाद में ये 1904 में अपनी जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में सिद्धांत की नींव रखता है, जिसमें धुरी क्षेत्र की बात कहता है, जो अभेद्य किला है सारी, ठीक है, अभेद्य किला, और उस किले को भेदा नहीं जा सकता है। इसके साथ में 3 पेटी की बात करता है, एक धुरी क्षेत्र की जिसको मैंने बताया कौन सा धुरी क्षेत्र है, दूसरा बाहरी सीमांत क्रिसेंट की बात करता है, मार्जिनल क्रिसेंट, उस क्रिसेंट में जो तटीय भाग है यूरोप का, उत्तरी अफ्रीका का और एशिया का भाग इसमें सम्मिलित करता है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को बाहर रखता है, जापान को बाहर रखता है। जापान और ग्रेट ब्रिटेन के साथ में पूरी नई दुनिया को आउटर क्रिसेंट में ये शामिल करता है, ठीक है। अब होता है समय की चीज़ें, समय के अनुसार चीज़ें बदलती है। प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बोल्शेविक क्रांति होती है, जर्मनी की हार होती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण होता है। इन कारकों से बहुत अधिक उत्साहित होकर ये अपना सिद्धांत डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी में थोड़ा चेंज करता है। उस दूरी क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक करता है? बाल्टिक सागर तक, काला सागर तक, वोल्गा बेसिन तक इस दूरी क्षेत्र का विस्तार करके इस पूरे बेल्ट को नाम देता है हार्टलैंड। हार्टलैंड को भेदा नहीं जा सकता है, राइट, उसका विस्तार करता है उत्साहित होकर। और उसके साथ में जो आउटर ये मार्जिनल क्रिसेंट है, बाहरी आंतरिक पेटी है, आंतरिक पेटी में इस अफ्रीका वाले बेल्ट को भी शामिल कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद में और क्या होता है कि फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है इन दोनों के बीच में घटनाक्रम में। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, वापस जर्मनी की हार होती है करारी, ठीक है। जर्मनी के हार के दौरान वहाँ पर इसको लगता है कि एक नया केंद्र शक्ति के रूप में उभर गया है, तो वहाँ पर ये मिडलैंड बेसिन की संकल्पना लेके आता है, वर्ल्ड आइलैंड का कॉन्सेप्ट लेके आता है, और वो अपनी एक उक्ति देता है कि हु रूल द ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड, हु रूल द हार्टलैंड कमांड द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल द वर्ल्ड आइलैंड कमांड द वर्ल्ड। ये सारी उक्ति का रूप में आपके सामने रखता है, और इसके माध्यम से एक शक्ति संतुलन को दर्शाता है। तो मिडलैंड जो बेसिन है, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी यूएसए के बीच में एक संबंध को दिखाता है, जोड़ता है, और ये एक शक्ति संतुलन का नया केंद्र है, और जो काउंटर बैलेंस करेगा हार्टलैंड को। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्थापित करता है, लीना लैंड को बाहर कर देता है हार्टलैंड से, और ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसका पूरा हो जाता है, राइट। अब इसकी प्रासंगिकता भी आगे कई युद्धों में हमें दिखाई देती है, युद्ध के दौरान, वर्तमान के दौरान जो सारी हमने चीज़ें देखी है। बस यही पूरे सिस्टम का क्या है, कंक्लूजन है 1.5-2 घंटे की क्लास का, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे सिंगल कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और एक क्वेश्चन हमेशा, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आता है, जहाँ पर भी ये टॉपिक लिखा जाता है हर एग्जाम में ये 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप सभी का आभार, थैंक यू, आप सभी को शुभ रात्रि, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए, मस्त रहिए, और मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। एग्जाम मान के चलिए कि अक्टूबर में होने वाला है, उस अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। अगर ये मान लिया कि जनवरी में भी जा सकता है, तैयारी उस इंटेंसिटी के साथ नहीं होगी, उस उत्साह के साथ नहीं होगी, ठीक है। ये लव यू वाला कौन आ गया है? कमल चंद, ठीक है। रश्मि रानी हेलो। दीपक कुमार बार बार कमेंट कर रहा था कि सर सेट एग्जाम में 15% का क्या होगा? अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। मेरा ये मानना है दीपक, सेट को भूल जाओ, ठीक है। हमने जो प्रयास करना था वो सारे कर लिए, गवर्नर मतलब राज्यपाल को चिट्ठी भी लिख दी है, कुछ नहीं होना है 15% का। अब आप ये मान के चलो, नेट का एग्जाम दो, दिसंबर वाले नेट को फोकस करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, नेट निकल जाएगा। सेट हो जाता तो भी क्या होता दीपक? कुछ नहीं होता, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की तैयारी होगी ना, तो नेट चुटकियों में निकलेगा। सेट के भरोसे मत रहो, भूल जाओ उसको, ठीक है।
राहुल क्या कह रहा है, हार्टलैंड थ्योरी में संशोधन कब कब किसने किया? देखो हार्टलैंड थ्योरी में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं, अलग अलग लोगों ने किया है। ठीक है, हार्टलैंड पे आगे बहुत सारे लोगों ने इसमें हार्टलैंड में आगे बहुत सारे लोगों ने विचार भी दिए हैं। ठीक है, ओसोन वगैरह हमने स्टार्टिंग में देखे थे, तो वो उसके मतलब जैसे जैसे शक्ति संतुलन होता है वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो हार्टलैंड का विरोधाभासी सिद्धांत आया वो स्पाइकमैन का आया, इसका स्पाइकमैन का रिमलैंड थ्योरी आई थी। रिमलैंड थ्योरी में इसको ये परिवर्तित करके रिमलैंड को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है कि रिमलैंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्पाइकमैन की थ्योरी में। तो रिमलैंड क्या है, बाहरी क्रिस्टेंट है, आउटर क्रिस्टेंट को यहाँ पे क्या कहते हैं, रिमलैंड कहते हैं, तो उसके ऊपर फोकस होता है। ऐसे कई सिद्धांत और भी आते हैं। ठीक है, हम बाकी जो पेड क्लास में हमारी चल रही है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसको। और कुछ कमेंट है तो ले लेता हूँ, फिर जल्दी समाप्त करते हैं। वर्तमान में युगरान, ठीक है। हार्टलैंड थ्योरी सर फ्री क्लासेस है, दीपक मीना आज की तो फ्री है। कौन सी क्लासेस का पूछ रहे हो दीपक? प्रीवियस ईयर में हूँ विकास गुप्ता, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ नेट की? नेट का देखो बार बार कह रहा हूँ, नेट वाले प्रीवियस वाले नेट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती के साथ दे सकते हैं। दो साल के अंदर अंदर आपकी पीजी की डिग्री आ जानी चाहिए बस। ठीक है, तो थैंक यू। दीपक मीना डेली होगी क्या क्लास? डेली होगी, लेकिन अब नेट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। नेट का एग्जाम आने वाला, कुछ मैराथन क्लासेस लेंगे। अभी मैं वादा नहीं कर सकता डेली क्लासेस का, वादा करूंगा मेरे पेड कोर्स वाले बच्चे मेरी टांग खींचेंगे, सर थोड़ा उधर फास्ट करो, आप इधर लेने लग जाते हो क्लासें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आप सभी का आभार, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा क्लास में, मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ाने में। और चूंकि ये थ्योरी भी ऐसी है जिसको पढ़ने पढ़ाने में और एक पूरी विश्व राजनीति को समझने में, चाहे शीत युद्ध के काल को, शीत युद्ध से पूर्व काल को, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और वर्तमान के काल तक को, नज़रिए को, एक परिदृश्य को समझने के लिए हमारे एक आउटलुक ये थ्योरी हमें देती है। ठीक है, चलिए थैंक यू।